अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खुशखाश हैं? खुशखाश ज़रूर होंगे क्योंकि क्रिसमस का जो भरपूर एक इवेंट था वो पाकिस्तान में तो बड़ी खुश असलूबी से मनाया गया है। आप देखा है आप लोगों ने, जिस तरह मईरमाबाद से लेकर कहते हैं कि लाहौर लिबर्टी चौक तक खूबसूरत तरीके से सजाया गया और डिफरेंट स्पॉट्स बनाए गए, जहाँ जो हमारे माशाल्लाह मसीह बरादरी है उन्होंने जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से क्रिसमस को ना सिर्फ सेलिब्रेट किया बल्कि छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे थे सांता क्लॉस बने हुए थे, एक दूसरे में केक बांट रहे थे और कैरल्स गा रहे थे और बहुत पुरवकार तकरीब भी मुख्तलिफ हिस्सों में हुई है पाकिस्तान के। और वाकई हमने ये भी हमने पैगाम दिया है कि पाकिस्तान में जो हमारी मसीह बरादरी है वो भी एक तहफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो भी अपने जितने भी तमाम इवेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट कर सकती है, उनको कमेमोरेट कर सकती है और अमन और आश्ती का पैगाम जो है मनाकर हमने पूरी दुनिया में इस चीज़ को वाज़े किया है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी वाकई अक़लीती बरादरियों का भी ख्याल रखता है। उसके दूसरे पेश नज़र अगर हम बात करें सरहद पार तो क्या हुआ भारत में जो है क्रिसमस की तकरीब के ऊपर जो है बड़ी अजीब सी चीज़ें देखने में आई हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे देखें, जहाँ लोगों की जितनी भी डेकोरेशंस थी उनको उखाड़ा गया है, बच्चे जो प्यारे प्यारे से सांता क्लॉस बने हुए थे उन पर तशद्दुद किया गया है और अगर हम उनकी वाकई हिंदुत्व पॉलिसीज़ के ऊपर बात करें तो जहाँ वो बात करते हैं बार बार कि भारत बहुत सेक्युलर सिस्टम है, वहाँ एक सेक्युलर कंट्री है, वहाँ बहुत से मज़ाहिब जो हैं वो अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। और क्रिसमस के ऊपर जो है हमने अजीब सी इंतहा पसंदी देखी है और कहीं कहीं नाबीना खातून के ऊपर जहाँ हाथ उठाने के वाक़या हैं तो उनकी इबादत गाहों को भी सियासत की नज़र कर दिया गया है। तो यही दो वो चीज़ें हैं जो दो सरहदें थीं और एक त्यौहार था, और दो सरहदों में जो त्यौहार जिस तरह सेलिब्रेट किया गया है वो आप लोगों के सामने है। तो हमने सोचा कि आज प्रोग्राम का आगाज़ इस हिसाब से करें और आपको बताएं कि क्रिसमस जो है जहाँ अमन और आश्ती और ख़ूबसूरत कैरल्स के ज़रिए जो है पैगाम दिया जाता है, तो वहाँ दो सरहदों में जो है किस तरह अजीब तरीके से जो है प्रॉब्लम्स हुई हैं और पाकिस्तान बिल्कुल जो है अपनी मसीह बरादरी का ख्याल रखा है और एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरह देखा कि इस्लामाबाद में तकरीब का पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया, केक कटिंग सेरेमनी हुई और सब पूरी कौम को उन्होंने क्रिसमस की भी मुबारकबाद दी हैं। तो ये थोड़ी सी बात करते हैं एनर्जी क्राइसिस के ऊपर। पाकिस्तान काफ़ी अरसे से एनर्जी क्राइसिस का शिकार था और इस क्राइसिस के साथ साथ ही पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरसों में दौरान जो है शमसी जो तवानाई की खामोश मगर ताकतवर इनकलाब की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। और जहाँ बिजली महंगी थी, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, आवाम बहुत मुश्किल से जो है एनर्जी के क्राइसिस से गुज़र रही थी, तो वहाँ एक कहते हैं ना कि जहाँ क्राइसिस होते हैं वहाँ एक उम्मीद की किरण होती। तो उम्मीद की किरण हमें सोलर सिस्टम दे रहा था जो हम लोगों ने लगाए थे, सोलर पैनल्स जिस घरों में लगाए थे, नस्ब किए गए थे, और सोलर पैनल्स के ज़रिए जो हैं वो हमें ये थोड़ा सा ये बेहतर हो रहा था कि हम लोग जो कंट्रीब्यूशन थी, जहां हमारी इतनी बिजली खर्च होती थी, वहां हम मुआवजा को वापस जो है उस एनर्जी की सूरत में जो है कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो बट नेट मीटरिंग के निज़ाम ने इस रुझान को मज़ीद जो है तक़वियत बख्शी है और सार्फिन ना सिर्फ बिजली की ज़रूरियात पूरी करते हैं बल्कि इजाफी बिजली कौमी ग्रिड में जो है शामिल करते हैं। तो अब ये हुआ है कि कुछ दिनों में नेट मीटरिंग के नरखों में कमी और पॉलिसी में तब्दीली लाई है, जिससे कई सवालात जो है जन्म दे रहे हैं। और माहिरीन के मुताबिक इस फैसले से ना सिर्फ सोलर सार्फिन मुतासर होंगे बल्कि मुस्तकबिल में जो है काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग में भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इस आज हम सूरत हाल पर भी बात करेंगे कि जो एनर्जी क्राइसिस हैं उसको हम कैसे कर्ब कर सकते हैं। ऑल्दो सोलर पैनल्स जो हैं वो लोगों ने लगवा लिए हैं और पूरी इंडस्ट्रीज़ जो है सोलर पैनल की तरफ शिफ्ट हो गई है, मगर अगर पॉलिसी जो चेंज कर दी गई है तो लोग अब क्या करें? अब क्या उनके पास जो है वो एक तरीक़ाकार है जिससे वो एनर्जी की जो जितने भी क्राइसिस हैं उससे निकल सकें। और एक और इंकशाफ जो है वो सामने आया है कि बिजली तकसीम जो कंपनीज़ हैं उन्होंने नेट मीटरिंग की नई दरख्वास्तों की जो रजिस्ट्रेशन है वो रोक दी है, जिस पर जो नेपरा ने सख्त नोटिस लेते हुए इलेक्ट्रिक समेत तमाम जो डिस्कोर्स से जो है फौरी जवाब भी तलब किया है।
तो अब देखना यह है कि नेपरा ने इस इक़दाम में जो कवानीन जो खिलाफ वर्जी करार दी है इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा और क्या होगा। तो आज हमने सोचा कि हम आज इस तमाम चीज़ों के ऊपर बात करें और जो चीज़ें हैं, पहले तो एक था क्रिसमस की सेलिब्रेशंस के ऊपर, और सेलिब्रेशंस के मामले से जो है हमने सोचा कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। जो सेलिब्रेशंस हैं वो कितनी ज़रूरी थी और कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं, और जो हम पैगाम दे रहे थे अमन का और आशती का, और इसके साथ साथ हम हमेशा से टॉलरेंस का पैगाम देते हैं, रिलीजियस हारमनी का पैगाम देते हैं, और वो तमाम बच्चे, वो छोटे छोटे लोग, वो बरादरी जो है वो खुश असलूबी से अपना इवेंट जो है वो मनाती है, कमेमोरेट करती है, और क्रिसमस की मुबारकबाद जो है वो सुनने में आती है। कैरल्स जो हैं वो सुनाए जाते हैं, और डिफरेंट चर्चेज़ में लाइट्स जो हैं वो लुमिनस की जाती हैं। तो हमने सोचा कि आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ करें क्रिसमस के इस इवेंट से, जो क्रिसमस जो गुज़रा है उसके ऊपर जो है हुकूमती सदा पर इदारों ने, मीडिया ने और हम सब ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है, और उस बरादरी को जो है उसको इम्पॉर्टेंस दी है, जो कि पाकिस्तान में जो है माइनॉरिटी कंसिडर की जाती है, और मोहब्बत का एक गहवारा है ये हमारी बरादरी। और हमने सोचा कि हम आज सबसे पहले क्रिसमस पे बात करें। तो कल जो था हमने शो का आगाज़ भी अपने क्रिसमस से किया था, और इसके ऊपर हम एनर्जी क्राइसिस पे बात करेंगे। बहुत बड़ा मसला है, संगीन मसला है। पाकिस्तान जो है एनर्जी क्राइसिस का पिछले कई सालों से शिकार है। तो एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ जो है अब जो इतनी तरमीम हुई हैं, जितनी जो है सूरत हाल जो हुई है बिजली तकसीम कंपनियों ने जो की है नेट मीटरिंग के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे, और एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। हमने एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, और ख़ास तौर पर एक बहुत तशवीशनाक मामला जो है सामने आया है कि बाज़ बिजली तकसीम कार कंपनीज ने नेट मीटरिंग की नई दरख्वास्तें जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन रोक दी गई है, जिससे क्या जो है असरात पड़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, और हमें ज्वाइन किया है एनर्जी एक्सपर्ट फ़ैज़ान अली साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप फ़ैज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर फ़ैज़ान। हम हमेशा से एनर्जी के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन करते हैं, पहले भी प्रोग्राम्स में हमारे साथ रहे हैं। तो अभी मुझे बताएं कि सोलर का बिजनेस जो इतना फ्लरिश हुआ था, एकदम से जितने भी पूरी मार्केट है वो एकदम से बैठ गई है, क्या वजह है? एनर्जी क्राइसिस तो अभी तक हैं और रहेंगे। जी असल में ऐसा नहीं कहेंगे कि सोलर का बिजनेस बिल्कुल बैठ गया है। आप ये कह सकते हैं कि वो मैच्योरिटी की तरफ चला गया और स्टेबलाइज हो गया। अच्छा। तो वो स्टेबलाइज होने की वजह ये भी है कि अब जैसे जैसे सोलर की बिजनेस फ्रो पाया है, बहुत सारे वेंडर्स आ गए हैं, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, जिसमें सोलर पैनल्स की बहुत सारी कंपनीज हैं, इन्वर्टर्स की बहुत सारी कंपनीज हैं। तो जो मार्जिन या जो प्रॉफिट है वो उस तरीके से अब नहीं रहा जिस तरीके से आज से कोई 5-7 साल पहले था, वो लिमिटेड होता गया। और उसके अलावा जो अभी ये जो सोलर की नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी पे जो रिवीजन आई है, उसकी वजह से भी कुछ हद तक जो मार्केट में जो कंज्यूमर एंड के है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार है कि क्या वो इम्प्लीमेंट हो गई है, क्या वो इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुई। तो मैं आपके चैनल के तवसत से बताना चाहूँगा कि वो अभी फ़िलहाल इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उसका एक ड्राफ्ट आया है, वो नेपरा ने एक पब्लिश की है फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। उसके कमेंट्स आप सारे जमा करवाएं, कंज्यूमर्स भी जमा करवा सकते हैं, सोलर के जो वेंडर्स हैं, जो कंपनीज हैं वो भी सबमिट करवा सकती हैं, और फिर तकरीबन 1 महीने का टाइम है। उसके बाद नेपरा के कमेंट्स को रिव्यू करेगा, देखेगा कि क्या उनमें कुछ चेंजेस दरकार हैं कि नहीं है, और फिर उसके मुताबिक पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में उसको उस पर अमल दरामद किया जाए। आपने बात की है बिल्कुल कि सैचुरेशन होगी है मार्केट में और स्टेबलाइज हो गया ये बिजनेस भी। तो आपको क्या लगता है कि सोलर तवानाई के इस्तेमाल में जितने भी पैनल्स लग रहे हैं कमी आई है, या ये जो चीज़ है ये आगे बढ़ रही है? नहीं, अगर आप ट्रेंड्स देखें तो ये तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब आप देखें गुज़िश्ता 3-1 सालों में जो सोलर की जो इंपोर्ट्स हैं पाकिस्तान में वो 2 से 3 गुना बढ़ गई हैं। अगर हम 2023 में बात करें तो हम तकरीबन कोई 10-12 गीगावाट पे थे। फिर उसके बाद 2024 वन ऑफ द पीक ईयर आया जिसमें 17 से 20 गीगावाट हमने इंपोर्ट किया, और आज तक 2025 में 50,000 मेगावाट के सोलर पैनल्स हम इंपोर्ट कर चुके हैं। ओवरऑल पिछले 4-5 सालों में हम 50,000 मेगावाट के सोलर पैनल इंपोर्ट कर चुके हैं।
अब अगर ये आपकी बात माननी जाए कि सोलर का बिजनेस फ्लरिश नहीं कर रहा, तो फिर ये ऐसा लगेगा कि फिर तो इंपोर्ट नहीं होने चाहिए थे। बस वो हुआ ये कि मार्केट में थोड़ी सी सैचुरेशन आ गई है, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, एक स्टेबलाइजेशन आ गई है। बिल्कुल ऐसे रेट्स भी गिर गए, बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप बिल्कुल आबिद मार्केट में टीवी खरीदने जाते हैं तो उस पर मार्जिन सब बंदों के पास होता है, हर बंदे को उसकी कीमत भी पता है। आप 500,000 रुपए का बस मार्जिन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, आप चाहे एक वेंडर से खरीद लें या दूसरे वेंडर से खरीद लें। तो इस तरीके से थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन आई है। अच्छा फिजान, मुझे एक और बात बताइएगा कि ये जो सोलर का बिजनेस है, और क्या गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इसको प्रमोट करें, अपने घरों में, इंडस्ट्रीज में लगाएं जहां चीज़ें आसान हो, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस से तो हम गुजर रहे हैं और ये तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। डैम्स बनेंगे, बिजली जनरेट होगी, लोगों के लिए आसानी होगी, सब्सिडीज होगी। तो आप क्या समझते हैं कि सोलर को हर घर, हर इंडस्ट्री, अपनी ई बाइक्स, गाड़ियां, सब कुछ इसके ऊपर ले जाना चाहिए? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है और हुकूमत भी इसको सपोर्ट कर रही है। ऐसी बात कहना कि हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही है बिल्कुल गलत है। आपको अभी याद होगा कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान में भी 100 मेगावाट सोलराइजेशन का एक प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। इसी तरीके से गवादर में भी एग्री सेक्टर में सोलराइजेशन को बड़ी तेज़ी से फ़रोग़ दिया जा रहा है। लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सोलर का बोझ या अगर कोई इस तरीके से कोई इररेशनैलिटी है या नॉर्मेलिटी है रेट्स में, उसको मद्देनजर रखते हुए या उसको इनकरेज करके और इसको फ़रोग़ दिया जाए। तो अभी ये जो नेट मीटरिंग की या जो नेट बिलिंग का जो अभी पॉलिसी नहीं आई है, वो भी इसी इररेशनैलिटी को दूर करने के लिए आई है, जो रेट्स की इररेशनैलिटी है। अगर मैं आप थोड़ा सा मौका दें, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इसमें ऐसा है कि जो पूरी दुनिया में हो ये रहा है कि जो नेट मीटरिंग नहीं, वो नेट बिलिंग की जा रही है और उसका एक रेट डिफाइन किया जाता है कि वो किस रेट पे, अगर आपने उसको फ़रोग़ देना है तो आप उसका रेट, जो बाय बैक रेट है, वो उसको इंक्रीज कर देते हैं। अब पाकिस्तान में हुआ ये है कि पाकिस्तान में नेट मीटरिंग थी जो यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट थी, तो इस चीज़ की इस एबनॉर्मेलिटी को दूर करने के लिए नेट बिलिंग का सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है, क्योंकि सोलर से जो एक यूनिट पैदा होता है उसकी तकरीबन पूरी दुनिया में और हर बंदे को पता है कि तकरीबन सोलर से जो यूनिट पैदा होता है उसकी कीमत है 10 रुपये। तो हमारा जो प्रीवियस जो नेट मीटरिंग का निज़ाम था, उस निज़ाम के तहत हम सोलर से 60 रुपये दे रहे थे। मतलब जब आप यूनिट टू यूनिट एडजस्ट कर रहे हैं तो आप बेसिकली 60 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट कह रही थी कि ये बहुत ज़्यादा है और जो एक्चुअल सोलर की कीमत बनती है जो कि 10 रुपये पर यूनिट है, उसके हिसाब से हमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए, और जिसकी वजह से अब ये नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। अच्छा, डिस्कोर्स की जानिब से जो है नेट मीटरिंग की जो नई दरख्वास्तें हैं, जो रजिस्ट्रेशन है जिसको अब नहीं लिया जा रहा, अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी, इसमें ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो नहीं इशू हुआ गालिबन ये इसी वजह से होगा कि जो नया निज़ाम आ रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कोई होल्ड किया होगा, वरना ऐसा कोई नोटिफिकेशन या किसी किस्म के अहकामात तो नहीं है। लेकिन इसमें यह ज़रूर है कि उनका कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लमेटिक कोई सिस्टम हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक हमारे ख्याल में आया कि कोई वो डिजिटाइजेशन करना चाह रहे हैं इस पूरे बिलिंग के जो प्रोसेस है, सॉरी जो मीटरिंग की जो एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसको वो डिजिटाइज करना चाह रहे हैं, जिसमें वो डिजिटल पोर्टल और बेहतर तरीके से ट्रांसपेरेंटली जो एप्लीकेशन है वो कंज्यूमर सबमिट करेगा और उसको वो सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप उसको अपने घर से भी वो ऑनलाइन देख सकेगा कि इस वक्त मेरी एप्लीकेशन किधर है। तो उसमें निज़ाम में कुछ हो सकता है कि थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आई हो जिसकी वजह से ये एप्लीकेशंस वक्ती तौर पे बंद हो। मेरा ख्याल है अभी कुछ चंद दिनों में इंशाल्लाह ये दोबारा शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक अगर हम कॉमनर की बात करें फिजान, एक कॉमनर अगर वापस जो है बिजली जो आपको ग्रिड में दे रहा है या कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको एवज पैसे भी मिलते हैं और उसका जो है बिजली अपनी जो है माइनस में भी चली जाती है। तो अगर पूरा पाकिस्तान हम लोग एक सब्सिडी प्रोवाइड की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, टिल एनर्जी क्राइसिस आर नॉट रूल्ड आउट प्रॉपर्ली, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? और सोलर पैनल्स बहुत सब्सिडाइज रेट में लोगों को मुहैया किया जाए, क्योंकि हर बंदा अभी भी नहीं अफोर्ड कर सकता सोलर पैनल लगाना। जिसका घर 1 कनाल का है या 10 मरले का घर है, उसको भी 15 लाख 16 लाख रुपया चाहिए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैं आपकी बात यहाँ दुरुस्त कर दूं कि सोलर पैनल्स तो अब इतने ज़्यादा सस्ते हो गए हैं कि वो उनकी कीमत आज से 5 साल जो थी उससे भी हाफ से भी कम हो गई है। मतलब एक ज़माना था जब 110-120 रुपये पर वॉट के हिसाब से सोलर पैनल मिलता था, आज 28 रुपये पर वॉट के हिसाब से भी सोलर पैनल मिलता है। तो सब्सिडी इस पे मजीद देना, ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी जब सब्सिडी दे रही होती है तो कहीं और से पैसे निकाल रही होती है, वो किसी न किसी सर्कुलर डेट में जा रहा होता है या फिजिकल स्पेस आपके पास इतनी होती है, किसी और कंज्यूमर
मतलब किसी और कंज्यूमर पर बर्डन पड़ रहा होता है। तो सब्सिडी देना इस वक्त तो टू बी वेरी ऑनेस्ट गवर्नमेंट के पास इतना फिस्कल मार्जिन नहीं है उसको सब्सिडी देना। दूसरी बात यह है कि जो सोलर पैनल की, जैसे मैंने आपको कीमतें बताई हैं सोलर पैनल्स की भी और जो इन्वर्टर्स की भी, उसके अलावा जो बैटरीज की भी आजकल जो कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा कम हो गई हैं कि अफोर्डेबिलिटी की रेंज में आ गई हैं। अब ये बात दूसरी बात है कि आपने कितना सिस्टम लगाना है। अगर आप अपना बिल 50% 60% तक उसको नलिफाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास इतना मार्जिन होता है, इतने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंज्यूमर कहता है कि मेरा बिल कंप्लीटली ज़ीरो हो जाए और फिर मेरे बिल में माइनस में भी रकम हो, तो वो अब करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो अब नई पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लॉन्च कर देगी उसके तहत आपको फिर जो बायबैक, जो फीडबैक रेट है, जो आपने स्टार्ट में बात की कि जिसके तहत जो आप फीडबैक कर रहे हैं ग्रिड में, आपको पहले एक तो यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट मिल जाती थी, फिर 27 रुपए मिल जाती थी, तो वो उस पर अब गवर्नमेंट तकरीबन 10 रुपए। अगर बात की जाए इंडस्ट्रीज की, आपकी बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है अफेक्ट हुई हैं। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, एप्टेमा बार बार कहता है जी हमारे पास तो बिल हम देने की सूरत हाल ही नहीं है, क्योंकि उस तरह का एक्सपोर्ट नहीं है, आप ज्यादा इंपोर्ट के ऊपर आप इन्हिसार कर रहे हो। तो अगर इंडस्ट्रीज को अगर आपने बूस्ट करना है तो क्या ये चीज नहीं लागू करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। 1 मेगावाट तक तो वैसे ही नेट मीटरिंग अलाउड है, तो 1 मेगावाट से जब आप ऊपर जाते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्री ने तकरीबन सोलराइजेशन की हुई है, जिसमें 5 मेगावाट 7 मेगावाट 10 मेगावाट तक भी, बल्कि इससे भी ज़्यादा सोलराइजेशन की हुई है। तो इंडस्ट्री एप्टेमा का बेसिकली क्लेम ये है कि जो बाकी जो हमारा इंडस्ट्रियल टैरिफ है उसको कम किया जाए, उसको रैशनलाइज किया जाए। गवर्नमेंट उस पर काफ़ी हद तक काम कर रही है, टाइम ऑफ यूज़ पे भी काम कर रही है। उसके अलावा जो उनके इंडस्ट्रियल टैरिफ, अभी जैसे आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने एक सरप्लस एंड इलेक्ट्रिसिटी का पैकेज लॉन्च किया है। वो सरप्लस पैकेज ये है कि अगर आपके गुज़िश्ता सालों में आपकी उस साल की निस्बत या उस साल के उस मंथ की निस्बत आपकी एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है, तो जितनी आपकी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल कंजम्पशन है उसको उस पर आपको सिर्फ तकरीबन 23 रुपये 22.93 के हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो वो उसमें काम तो हो रहा है, बट शायद आपकी बात दुरुस्त है कि उस तरीके से उनको इम्पैक्ट नहीं जा रहा, जिसकी वजह से उनका क्लेम भी अपनी जगह बजाए। अच्छा, आपने जो सारी सिचुएशन डिस्कस की है, मुझे तो यही लगता है कि आम एक कॉमनर जो है वो दोबारा महंगी ग्रिड की बिजली जो है वो लेगा। आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो सोलराइजेशन वाले लोग हैं, जो नेट मीटरिंग वाले लोग हैं, उनका बिल शायद जीरो आउट ना हो सके, और उनका जो पे बैक पीरियड जो गुज़िश्ता सालों में 1.5 साल में होता था, अब वो 3, 4, 5 सालों तक जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये भी बात बताता चलूं कि जो नेट मीटरिंग की जो रेगुलेशन है वो सिर्फ 3 फेज कंज्यूमर्स की हद तक थी। हमारा 90% जो कंज्यूमर है वो सिंगल फेज है, तो 90% कंज्यूमर पे तो ये पॉलिसी एप्लीकेबल ही नहीं होगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सिंगल फेज जो कंज्यूमर्स है वो अपने तहीं आप सोलराइजेशन कर रहे हैं, बैटरी भी लगा रहे हैं, इन्वर्टर भी लगा रहे हैं, उनको इस नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग की पॉलिसी से कोई सरोकार ही नहीं है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि जो नेट मीटरिंग के कंज्यूमर्स हैं, एग्जिस्टिंग भी और जो फ्यूचर में भी, उनका अब ये रेट चेंज हो जाएगा, तो उनका जीरो आउट तो नहीं होगा बिल, लेकिन अगर वो ऑप्टिमाइज कर लें, एक खास तरीके से ऑप्टिमाइज कर लें अपनी कंजम्पशन बिल फर्ज, अगर वो दिन के टाइम वॉशिंग मशीन लगा लें या मोटर्स पानी की वो दिन के टाइम अपना मोस्ट ऑफ द लोड अपना दिन के टाइम कंज्यूम करें, को तो वैसे एक्सपेंसिव शाम को फिर एक्सपेंसिव हो जाती है। लेकिन एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुआ है कि वो बैटरीज एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स अब आ गए हैं, वो सस्ते होते जा रहे हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो नेट बिलिंग का सिस्टम गवर्नमेंट लेकर आ रही है, ये सोलर को एक किस्म का फ़रोग भी देगी। वो कैसे? वो इस तरीके से कि अगर 10 किलोवाट फॉर एग्जांपल मैंने सिस्टम अपना लगाया हुआ था और उसका कंप्लीटली मेरा बिल जीरो आउट हो रहा है, तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने तो 10 किलोवाट लगा लिया। अब फ्यूचर में अब ये होगा कि चूंकि गवर्नमेंट ने रेट्स थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, अब मेरा बिल जीरो नहीं हो रहा, तो मैं फिर कुछ सोचूंगा और मैं कुछ थोड़ी सी बैटरी लगाऊंगा कि बैटरी में सेव कर लूं, और वो बैटरी को फिर दोबारा चार्ज करने के लिए मैं थोड़ा सा सोलर और लगा दूंगा। मैं हाइब्रिड इन्वर्टर भी अपना चेंज करूंगा, तो जैसे जैसे मैं बैटरी लगाऊंगा तो बैटरी का सिस्टम बिजनेस फ्लोक पाएगा, इन हाइब्रिड इन्वर्टर लगाऊंगा तो हाइब्रिड इन्वर्टर का सिस्टम और चलेगा, या और लोग खरीदो फरोख्त करेंगे, और उसके साथ साथ सोलर भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि उन्होंने बैटरी ग्रिड से तो नहीं चार्ज करनी ना, उन्होंने तो सोलर से चार्ज करनी, तो मुझे और सोलर लगाना पड़ेगा। तो ये एक
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट में भी है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उस तरीके से बहुत एक्सपेंसिव हो थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर होगा। बिल्कुल आपकी बात है। थैंक यू सो मच फैजान। हमारे साथ मौजूद है फैजान अली, एनर्जी एक्सपर्ट। और जैसे कि हमारी सिचुएशन जो आपने देखी है, डिस्कशन हमने की है कि क्या होने वाला है क्या नहीं हो रहा, मगर ऐसा लगता है कि जो निज़ाम है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा है। चाहे गवर्नमेंट जो है जितना भी कह रही है कि आप लोग सोलर्स के ऊपर जो है वो आप इन्हिसार करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो भी सोलर्स के ऊपर जा रही है, मगर उसको जो है वो मुश्किल बनाया जा रहा है। और आसानियाँ पैदा करनी चाहिए क्योंकि इससे ना सिर्फ एक कॉमनर को फ़ायदा बल्कि पूरी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा। इंडस्ट्रीज़ अच्छा जीडीपी करेगी तो ऑटोमेटिकली इकॉनमी जो है बूस्ट करेगी। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बड़ा मज़ेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान में दूसरी शादी कितने लोग जो हैं उससे इत्तेफाक करते हैं और मौजूदा शादी के कितने रुझान, जितने ट्रेंड्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और एक गैलप पाकिस्तान सर्वे के मुताबिक जो है मुल्क में 40% पाकिस्तानी जो हैं दूसरी शादी के हक़ में हैं, जबकि 60% दूसरी शादी नहीं करना चाहते। तो मर्दों में इसकी हमायत ज़्यादा देखी गई है और 50% मर्द, जबकि कहते हैं ना कि 30% ख़वातीन ने इसे जायज़ करार दिया है। तो सर्वे जो है इसका मतलब है कि ट्रेंड जो है थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, हम उस रुझान की तरफ आ रहे हैं जहां दूसरी शादी जो है वो लोग जो करना चाहते हैं तो फैमिली जो है उनको इजाज़त दे सकती है अकॉर्डिंग टू द गैलप। और ये भी कहा गया है कि अवाम के बड़े हिस्से उनका जो मानना है वो बहुत ज़रूरी है, दोनों बीवियों के दरमियान इंसाफ जो है बतौर उसका जो एक हरबा है, एक तरीका इस्तेमाल किया जाए। और यही इस्लाम भी कहता है कि अगर 2 बीवियाँ करनी है तो उनमें अदल और इंसाफ करो। और अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, अदल नहीं कर सकते, बराबरी नहीं दे सकते तो 2 शादियाँ हरगिज़ मत करो। तो आज हम इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। सूरत हाल इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली गैलप सर्वे है जिसमें जो है 60-40 का रेशो आया है और इससे जो है हमारी माशरती रवैयों पे कैसा असर पड़ सकता है, हम क्या चाहते हैं। और अगर हम इसी चीज़ को अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ख़वातीन जो हैं वो स्पेशली करियर ओरिएंटेड बन चुकी हैं और जो शादी करने की जो विंडो है उनकी वो 30 से 40 साल के अंदर जो है वो चली गई है। तो इसके ऊपर जो है वो भी हम बात करेंगे, जो ख़वातीन की राइट एज क्या है शादी करने की। और अगर 30 से 40 साल की खातून जो है कवारी है तो उसको रिश्ता जो है तो उसको जो रिश्ता है वो भी मिलता है 50 साल में या 45 साल में। और उसके साथ साथ ये भी है कि जितनी भी ख़वातीन हैं 35 साल से ज़ायद उम्र जिनकी है वो 1 करोड़ ख़वातीन जो हैं अभी भी शादी की मुंतज़िर हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनके रिश्ते अभी नहीं आए क्योंकि ऑब्वियसली उनके फैक्टर्स डिफरेंट थे। और दूसरी शादी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये सारी तमाम लड़कियां फॉल आउट कर जाती हैं क्योंकि 35 साल जो उम्र है वो एक बड़ी मैच्योर उम्र होती है। बेशक वो कवारी हैं, उनकी पहली शादी नहीं हुई भी, लेकिन लड़के जो हैं वो आजकल बिल्कुल तरजीह नहीं देते कि वो 35 साल की लड़की से शादी करें। वो चाहते हैं कि लड़की आज भी 22 से 28 साल की हो। तो लड़कियां जो हैं 35 साल की वो दूसरी बीवी बनने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और पहली जो खातून हैं हमारे घर में जो होती हैं, जो बीवी हैं, जो 22 साल से जिनकी उम्र 28 साल की होती है, जब शादी करके आती हैं तो वो अपने मियों को इजाज़त नहीं देती कि वो 35 साल की खातून से दूसरी शादी करें। तो ये अजीब सा एक मामला है, उम्रें बढ़ गई हैं, रिश्ते नहीं हैं, जो रिश्ते आ रहे हैं वो दूसरी शादी के लिए आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा हमारा अलमिया है। तो हमने सोचा कि आज हम इस इशू पे बात करें और हमें ज्वाइन किया है, आपने उनको देखा है, पहचाना है, पसंद भी करती हैं, बड़ी कहते हैं ना दबंग बात करती हैं, रुबीना खावर और मैच मेकर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर द इनवाइट। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं आज। शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा रुबीना जी, क्या करना चाहिए? आपने सुन लिया, मैंने आपको सारा जो है मामला वो आपके सामने रख दिया है। ख़वातीन की उम्रें बढ़ गई हैं, रिश्ते जो हैं वो आते नहीं हैं, जो रिश्ते आते हैं वो दूसरी शादी के लिए आते हैं। तो जो ख़वातीन जिनकी जो कवारी हैं वो चाहती नहीं कि वो दूसरी बीवी बन के रहें, पहली बीवी उनको इजाज़त नहीं दे रही। जी अच्छा, सबसे पहले तो मैं यूँ शुरू करूँगी कि मैं माँओं को कहती हूँ कि बड़ी मेहरबानी है कि आप लोग ना लड़कियों की शादी को तकीर ना कीजिए। देखिए 22 साल से तो लड़की की उम्र शुरू हो जाती है शादी की, ठीक है ना, चले 20 साल नहीं तो 21-22 साल से लेके
तो 30 ईयर से पहले पहले अगर आप लड़की की शादी मतलब माँ बाप ढूंढेंगे, रिश्ता माएँ ढूंढेंगी, तो वो बड़ी हद तक माँओं का ही फैसले को अपना फ़ैसला समझेंगी। मगर जब वो मैच्योरिटी इख्तियार कर लेती हैं और जब 30 की हो जाती हैं, 30+ की हो जाती हैं, चाहे वो घर बैठी, चाहे वो अगर ऑफिस जाती हैं तो फिर और भी मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि उनके जो है फिर उनके मिजाज, दिमाग और उनका मतलब ये आप कह सकते हैं कि वो अपना आइडियल बना लेती हैं कि भाई हमने भी ऐसा रिश्ता मिलेगा तो हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। ठीक है ना। लेकिन आजकल लड़कियां पढ़ भी तो रही हैं ना, वो कहती हैं जी छोटी है अभी मेरी बेटी पढ़ ले, कुछ कर ले, नौकरी कर ले, फिर देखेंगे रिश्ते के ऊपर। अब आप देखें ना कि अब मेरे पास जो लोग आते हैं ना वो यानी मेजॉरिटी अब ये कह रही है कि हमें ऑफिस वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं, ऑफिस वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं हमको चाहिए। जो मेरे पास जो आजकल आ रही हैं वो कहती है नहीं, मतलब जैसे पढ़ाई से फारिग हो तो आप हमें मतलब आप हमें वो दिखाएं लड़की। हाँ, अगर कोई प्रोफेशनल लड़की है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो तो दूसरी बात है ना, वो तो फिर माँ बाप ही कहते हैं ना कि हमें प्रोफेशनल लड़की दिखाएं। मगर अगर प्रोफेशनल नहीं तो वो कहते हैं कि आप हमें मतलब ऐसे दिखाएं, मतलब ऑफिस वाली नहीं, ऑफिस की नौकरी वाली। अच्छा रुबीना जी, आजकल जो ख़वातीन लड़कियां जितनी भी हैं उनकी उम्रें कितनी हैं, क्या एज ब्रैकेट हो रही है जो कि रिश्ते जो है बैठी हुई इंतज़ार कर रही है कि कोई अच्छा रिश्ता आ जाए? हाँ जी, वो यही है ना, 30 से एक्सीड कर रही हैं। और वो सबसे पहले इसका ये ड्रॉबैक है कि वो जब नौकरियां करती हैं, फिर आपको पता है कि उनको हमारे मुल्क में पिछले 10 साल से, मैं पहले भी कहती हूँ, ये चीज़ होगी कि औरतों को बड़ी प्रेफरेंस लड़कियों को दी जाती, उनके अपग्रेड्स उनके ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली टू बॉयज़। तो वो फिर और आपको पता है लड़कियां वो क्यों रखते हैं, इसलिए कि लड़कियां जो हैं वो मॉडल्स बन के जाती हैं। जाहिर है जो वो अपने आप को ग्रूम कर सकती हैं, लड़का तो नहीं ना कर सकता। तो वो कहते हैं कि हमारे ऑफिस का, हमारे कंपनी का ये है, मतलब ये ज़रूरी चीज़ है कि मतलब अपग्रेड, मतलब जो लड़की है वो फैशनेबल हमें चाहिए। तो इसलिए जितनी फैशनेबल लड़की होगी, जितने मॉडर्न कपड़े पहनेगी, वो उतने अपग्रेड उसको करते जाते हैं। ये चीज़ है। और उसकी तनख्वाहें भी उनकी ज़ाहिर है बढ़ती हैं। जब उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, सब कुछ होता है, तो वो फिर उनकी भी आपको पता है कि दिमाग, मिजाज उनके भी बड़े ऊंचे होते हैं। वो लड़का जो हमें मिले उसका हमारी से डबल तनख्वाह हो और हम बेशक वो उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, मगर ये अच्छा इन लड़कियों का ना ये काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और मैं काउंसलिंग भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दिनों मैं कतर गई हुई थी, वहाँ मैंने 2-3 लड़कियों की ऐसे काउंसलिंग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पता है क्या, लड़कियाँ जो होती हैं ना बेचारी बड़ी इनोसेंट होती हैं, या जो भी है वो माँ की तो रोज़ सुन रही होती है, तो वो फिर माँ का ना कहना बस नहीं इतना सुनती, मगर दूसरों का कोई और उनको समझाए, कोई आंटी या कोई मैच्योर औरत समझाए तो वो बड़ी हद तक वो सुन लेती हैं। इसी तरह ही मैं आपको बताती, 2 साल पहले मेरी अपनी सहेली की बेटी बड़ी प्यारी, तो वो आईटी में ना मतलब कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट में लगी हुई थी, तो उसकी तनख्वाह अपग्रेड भी हुई, उसकी तनख्वाह भी अच्छी, मगर वो 30 इयर्स की नहीं थी। अच्छा। वो थी 26-27 ईयर्स की ऐसे। तो जो उसको रिश्ता, उसकी माँ ने कहा कि आप रिश्ता, मुझे कहा कि रिश्ता ढूंढो, मगर वो भी आईटी का ही एक्सपर्ट हो, क्योंकि फ्यूचर में इन लोगों ने बाहर के मुल्क जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आईटी का ही लड़का ढूंढ के दिया, उसकी उम्र के नज़दीक और सब कुछ। तो वो लड़का वो लड़का कम कमाता था उस लड़की से, तो वो मगर वो माँ बाप को रिश्ता पसंद आ गया, सब कुछ, वो लोग भी अच्छे थे, फैमिली छोटी थी। तो फिर मैंने उस लड़की को बुलाया, मैंने उसकी काउंसलिंग की, उसको सब समझाया। आज 2 साल हो गए, वो इतना खुश है। तो लड़की की तनख्वाह ज़्यादा ही है, लड़के की थोड़ी सी कम है। अच्छा, आपस में कोई ताने नहीं दे रहे, ना, लड़ाइयाँ नहीं कर रहे कि तुम तो कम कमाते हो, तुम्हारे पास है क्या? लड़कियां ना थोड़ा सा जरा उनको प्यार मोहब्बत से समझाओ ना, तो समझ जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा रुबीना जी, आपके तजुर्बे के मुताबिक 35 साल से ज़ायद उम्र की जो ख़वातीन हैं वो शादी की मुंतज़िर हैं, रिश्ते आते हैं उनको दूसरी शादी के लिए, आपके पास भी होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो कितने लोग आपसे कहते हैं कि ये लड़की जो है ये दूसरी शादी के लिए आप दिखाएं, क्योंकि लड़का जा पहली बीवी या मर गई या कुछ भी हादसा हुआ या तलाक होगी आपस में, तो इसके ऊपर आप क्या समझती हैं? करनी चाहिए कवारी लड़की को दूसरी बीवी बन के रहना चाहिए? बिल्कुल। अब आप देखें कि सबसे बड़ी बात है कि लड़के का क्या बिगड़ता है अगर उसका, हाँ ये वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं माँ बाप उनके इस बात से कि अगर लड़का डिवोर्सी है और उसका बच्चा कोई नहीं है, या अगर उसकी बीवी फौत हो गई, बच्चा कोई नहीं है, तो फिर वो कर लेते हैं ये 35 साल की लड़की से, चाहे वो लड़का 40 साल का हो। फिर मगर ये है कि वो पढ़ा लिखा हो, वेल सेटल्ड हो, तो कोई हर्ज नहीं है, कर लेते हैं वो लोग ना ऐसे।
कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो और मुझे ये बताएं कि जो लड़कियां जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है उनको या तो रिश्ते आते हैं 50 साल के, इससे भी ज़्यादा उम्र के बच्चे भी होते हैं, क्यों नहीं जो लड़के हैं वो ये समझते हैं अगर लड़की जो है वो कमा रही थी या करियर में थी या कोई भी फैक्टर्स थे जिसकी वजह में बड़ी हो गई है तो उसके वो उसी एज के रिश्ते उसके लिए आए। 35 का मतलब 35 साल का लड़का मिले। बस वो असल में बात ये है कि लड़के बच्चे जो मेरे पास जो आते हैं ना, लड़के नहीं आते, उनकी माएँ आती हैं। अगर माएँ नहीं आती तो बहनें आती हैं। वो लड़के बेचारे कुछ नहीं कहते, उनका तो यही है ना कि भाई माँ और बहन ही देखे। जो माएँ हैं ना वो कहती हैं कि अगर फ़र्ज़ करो लड़की जो है वो है, अगर उनका बेटा 40 इयर्स का भी है ना तो लड़की वो कहते हैं कि आप मुझे 27 28 की दिखाएं। मैं कहती क्यों नहीं, 31 32 35 तक की भी आप कर सकते हैं, आपका बेटा 40 साल का है। वो एक बात कहती हैं जो कि सच भी कहती हैं, मगर मैं तो उनको नहीं कह सकती कि आप सच कहती। वो कहती है नहीं, अगर हम कहेंगे ना 27 28 साल की लड़की तो वो पहले ही होगी 32 33 की, क्योंकि माएँ ना 5 साल छोटी लड़की की एज लिखवाती हैं। फिर मैं चुप कर जाती हूँ। ये वैसे सच भी है, ये सच भी है, मतलब हर एक किसी नहीं, मगर ये मोस्टली ऐसा है। तो वो आपको पता है कि कितनी समझदार है लड़के की माएँ जब आती हैं तो वो मतलब फुली हर चीज़ में प्रिपेयर्ड होके आती हैं कि हमने ये बात करनी है और ये करना है। अच्छा, आजकल रिश्ते झूठ की बिना पे भी तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपने पहले भी हमारे प्रोग्राम में ये बात हमने की थी कि लड़के जो हैं वो उनकी शादियां पहले हुई होती हैं, बाहर हुई होती हैं, वो छुपाते हैं और लड़कियां या दूसरी देख रहे होते हैं और बाद में लड़कियों को पता लगता है कि वो तो दूसरी बीवी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसी तरह ही ना हमारे रिश्तेदारों में भी ऐसे हुआ था। मतलब रिश्तेदार तो नहीं थे, डिस्टेंट मतलब रिलेटिव्स थे। तो उनका ये हुआ था कि उनकी सकी खाला का बेटा जो है उसने उस बचपन से बात हुई हुई थी ना लड़के की और लड़की की बचपन से। तो वो लड़का चला गया था बाहर, क्यों जर्मनी चला गया था, लड़की यहाँ पर थी, तो खाला की बेटी थी, हर साल आता था सब कुछ। तो उनकी शादी भी तय हो गई, कार्ड भी उनके बन गए। सिर्फ लड़का जब आया ना तो आते हुए उसने ये कहा, जब आया पाकिस्तान में तो उसने लड़की को शादी के 4 दिन पहले उसने ये बात कही कि मैंने पेपर मैरिज की हुई है, मैं इतना बताऊं, और अभी तक वो मेरी जान नहीं छोड़ी पेपर मैरिज वाली, मगर मैं छोड़ दूंगा उसको, फिक्र ना करो। बस ये लड़की ने बात अपनी माँ को बताई तो आप यकीन करें 4 दिन शादी को रह गए थे। उन्होंने कहा हमने नहीं शादी करनी। लड़के वाले इतना कहें, आपको पता है वो उसकी सकी खाला थी लड़के की, वो माँ ने भी लड़के की समझाया कि ना नहीं हम क्या करेंगे, हम क्या लोगों को मुँह दिखाएंगे ऐसे। कहा नहीं। तो उन्होंने फिर इतना मुश्किल हुआ कि जिनको उन्होंने क्या कहते हैं इनवाइट दी हुई थी ना, सबको कहा कि लड़की का एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई है जिसकी वजह से हम शादी नहीं करें। इस तरह शादी ख़त्म हुई। हो जाती है शादी ख़त्म, और जिनको नहीं पता चलता फिर तो बहुत बड़ा डिजास्टर है ना। कभी ऐसा हुआ है आपने किसी को देखा हो या आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपसे भी किसी ने झूठ बोला और आपने रिश्ता करा दिया हो? नहीं, मैं ऐसे नहीं करती। अब मैं फिर शर्म आती है मुझे कि मैं ऐसी बातें करती, लोग समझेंगे अपनी तारीफ कर रही है, मगर नहीं, मैं सेलेक्टेड ही रिश्ते लेती और मेरे 85% जानने वाले रिश्ते होते हैं। और अगर बाहर का मुल्क में भी लड़का हो ना तो फिर ये है कि उनके रूट्स यहाँ पर होते हैं और फिर जानने वाले फिर खानदान के काफी लोग यहाँ रह रहे होते हैं यहाँ पर। जैसे माँ बाप। लड़कों की क्या डिमांड होती है जब एक लड़की को देखते हैं, एक लड़का बाहर से पढ़कर आता है या ग्रेजुएट होता है, या उसकी क्या डिमांड होती है लड़की के अंदर? सबसे पहले तो ये होती है कि मतलब स्मार्ट हो, खूबसूरत हो। वो इतना खूबसूरती को तरजीह नहीं देता लड़का ना, उसकी जो माँ बैठी होती है ना बस वही सारी बात करती है। लड़का बेचारा मेरे पास आके मासूम सा चुप करके बैठा होता है, देख रहा होता है। तो माँ कहती है कि इतनी खूबसूरत हूर परी हो, आप जैसी खूबसूरत हो, मतलब ऐसी हो और सच्ची सच कह रही, और पतली दुबली हो, पढ़ी लिखी हो। बाप बताएं कि दूसरी लड़कियों का क्या कसूर है, मुझे बताइए। और ये मैं आपको इतना बताती कि 100 में से सिर्फ 2 लड़कियां होती हैं कि जो वाकई जिनके मतलब जो वाकई खूबसूरत होती हैं, बाकी तो सादी होती हैं। कुछ ना कुछ तो फ़र्क होता है। चले स्मार्ट तो हो गई, पढ़ी लिखी तो हो गई, थोड़ा सा कम्प्लेक्शन में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, उसका शक्ल उसकी सादी हो सकती है, बस नहीं ये नहीं मानते, बैठ जाते रिश्तों में, बस वो नहीं, वो अपने लड़कों को भी बिठाई रखती हैं। फिर यही है ना। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि बरादरी सिस्टम बहुत ज्यादा होता है। जी जी बिल्कुल। जैसे कश्मीरी कहते हैं कश्मीरियों में करो, अराई कहेंगे अराइयों में करो, इसका शेख कहेंगे हमें शेख ही दिखाएं, बट कहेंगे हमें बट दिखाएं, जट कहेंगे हमें जटों में दिखाएं। तो ये सिस्टम क्या अब खत्म हुआ है कि इसका ट्रेंड अभी भी है? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत हद तक ख़त्म हो गया है। माँ बाप समझदार हो गए हैं, बहुत हद तक ख़त्म हो गया है ये बात। वो नहीं अब कहते, वो कहते हैं बस हम लोग को नेक शरीफ लोग दिखाएं और हमें ज़ात अच्छी दिखाएं। ये भी ना हो कि आप हमको मतलब कोई
मलिक तेली दिखा रहे हो ऐसा, सॉरी मैं ऐसे कह रही हूँ, कोई ऐसा ना हमें दिखाएं मगर ज़ात हमें अच्छी दिखाएं, मतलब तो बस ऐसे वो कहते हैं। अच्छा हाँ ज़ात अच्छी दिखाएं, मगर हाँ कुछ उनमें से हैं जो कहते हैं हम जट हैं तो हमने जटों में ही करना है। अब मेरे पास भी 1-2 रिश्ते ऐसे हैं कि जो 2-3 साल हो गए हैं तो वो कहते हैं हम जट हैं तो हमने जटों में ही करना है। तो मैं उनको कहती हूँ उन्होंने अपने बेटे का करना है, तो मैं उनको कहती हूँ अगर जट नहीं हैं तो आप दूसरा कोई मुझे ऑप्शन दे दें। बोलते हैं नहीं हम तो मान लेंगे, इसका लड़के का दादा नहीं मानता, वो कहता मैं घर से ही चला जाऊंगा अगर आपने जटों में ना किया तो। अच्छा बेटे का। तो फिर मैंने 1-2 रिश्ते बताए हैं तो उनको लड़की नहीं पसंद आ रही, उनको नहीं ये लड़की तो छोटे कद की है, हमने तो लंबा कद चाहिए। तो और दूसरा ये तो जटनी लग ही नहीं रही, ये तो जट ही नहीं लग रही। जटनी कैसे होती है? लगती है बस ऊंची लंबी और थोड़ी सी ज़रा पता नहीं बड़ी बड़ी आंखें, ऐसे वो समझते हैं। तो वो मैं कहती थी कि जटी हैं ये लोग, और नहीं 2-3 रिश्ते दिखाए हैं उनको नहीं समझ आई उनको उनकी, तो लड़का लेके बैठी हुई हैं। तो फिर अब मेरा क्या कसूर है? मैंने कहा ठीक है इन फ्यूचर भी मैं दिखाऊंगी, मेरा काम है दिखाना। अच्छा आपके सामने बहुत रिश्ते भी आते हैं और आप करवाती भी हैं, आपके पास आपके क्लाइंट्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो खवातीन 30 से ऊपर चली जाती हैं, क्या उनके हुस्न में कोई फ़र्क आता है? ये तो है, आपको तो मेडिकली भी पता है कि लड़की जो है वो 30 साल के बाद डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है। जी आपके लिए कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? अच्छा मैं रिजवान बात कर रहा हूं। जी रिजवान साहब क्या पूछना चाहेंगे? जी अच्छा मैं ना क्या कहते हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने शादी करनी, मेरी वाइफ मुझे छोड़ दी है। आपके 3 बच्चे हैं, उनकी शादी होनी है? मेरी बेगम मुझे छोड़ गया है, इश्क में सुख में किसी के साथ छोड़ गया वो। अच्छा ये साहब दूसरी शादी करना चाहते हैं, हम गलत समझे थे, और इनकी वाइफ इनको छोड़ के चली गई है, लेकिन क्या वजह है छोड़ने की? मैंने बताया कि वो बस किसी बंदे के पीछे लग के ना छोड़ रही है। किसी बंदे के पीछे लग के छोड़ दिया उन्होंने। तो आपकी क्या उम्र है? जी आपकी एज क्या है, उम्र क्या है? मेरी है तकरीबन 32 52 आई थिंक 32 साल। ओके 32 साल। कोई रिश्ता है तो बताएं। और आप करते क्या हैं? मैं मार्केटिंग का काम। मार्केटिंग का कितना कमा लेते हैं? 35-40 हजार। 35-40 हजार, ठीक है जी। रुबीना जी बताती हैं। हाँ जी रिजवान साहब हैं, आपने सुन लिया। हाँ जी सबसे पहले तो ये बात है कि यही तो सारी बात है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि माँ बाप तभी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि ना जब बच्चा ना हो आदमी का, ठीक है ना। और माशाल्लाह जीते रहे आपके बच्चे, आपके 3 बच्चे हैं, तो ये थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बात, ठीक है ना। और कमाई उनकी और दूसरी, हाँ जी ये मैं कहना नहीं चाहती, दूसरा है कि इतनी महंगाई है, इतना सब कुछ है, तो ये सबसे पहले वो देखते हैं कि लड़के का अपना घर है, फिर देखते हैं कमाई। मैं कहती हूँ लड़के के नाम से भी पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो माएँ पूछती हैं, वो कहती कमाता कितना है। आपने बता तो दिया कि इंजीनियर है, अब बताएं कमाता कितना है। वो नाम भी नहीं पूछती लड़के का, ज़ात भी नहीं पूछती, पहले ये पूछती। जाहिर है उनका हक है, ये चीज़ तो नहीं है। अब देखें 35 हज़ार है, मैं तो ये नहीं समझ आती कि आप बेचारे बच्चों का कैसे पूरा करते होंगे, जाहिर है। तो ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है, बाकी अल्लाह के घर में कोई चीज़ मुश्किल नहीं। और दूसरी बात, अब मैं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना ये चाहूँगी कि आप जो बच्चों की माँ होती है वो बहुत एक एक वुसअत रखती है, एक इम्पोर्टेंस रखती है। आप रुजू करने की कोशिश करें, क्योंकि माँ वही होती है जिसने पैदा किया होता है। कोई दूसरी आके माँ बनना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो जस्टिफाई नहीं कर सकती अपने प्यार को, जितना मर्जी वो अच्छी हो। बिल्कुल सही है, माँ तो माँ ही है, इसका बदल नहीं है। जी एक और कॉलर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? जी मैं बुशरा बोल रही हूँ गुजरांवाला से। जी बुशरा साहिबा गुजरांवाला से बात कर रही हैं। जी मेरा सवाल ये है कि आपा से कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, चोरी की है, और अब मुझे पता चला, और हमारे 4 बच्चे हैं। ठीक है, कब पता लगा आपको? कितने साल पहले की है? उन्होंने तकरीबन 1 साल पहले। ठीक है, तो अब क्या इसके बारे में पूछना चाह रही हैं? जी, और मतलब फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मेरा दिल नहीं है अपने हस्बैंड के साथ रहने को, क्योंकि वो इंसाफ नहीं कर पा रही। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ज़ाहिर है वो मैरिज भी हुआ है, तो इस बारे में क्या सजेस्ट करती हैं?
बहुत ये- मुश्किल है जी। जी बुशरा जी है हमारे साथ गुजरांवाला से। हस्बैंड ने 1 साल पहले शादी कर ली है, 4 बच्चे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो वो कह रही हैं कि मैं अब क्या करूं, मेरा दिल नहीं है उनके साथ रहने को क्योंकि वो इंसाफ नहीं कर रहे। क्या आप कहेंगी, क्या काउंसलिंग करेंगी यार? तो 4 बच्चे जो है, 4 बच्चे इनके पास है कि मियाँ के पास है? ये भी तो है। इनके पास ही है। अच्छा, इनके पास है। तो अब ये क्या मतलब, इन्होंने वाज़िया नहीं ना किया, ये क्या मतलब कुछ शादी करना चाह रही हैं क्या? वाज़िया नहीं ना कुछ किया कि 4 बच्चे इनके पास है, दिल नहीं चाह रहा रहने तो को। हम पूछ सकते हैं। आई थिंक वो अभी कॉल उनकी ड्रॉप हो गई हुई है, लेकिन वो चाहती हैं कि मैं रहना नहीं चाहती। रहना नहीं चाहती तो फिर ये भी तो बताए ना कि फिर कहाँ रहना चाहती हैं। या तो ये बताती ना कि मैं क्या मेरी दूसरी शादी हो सकती है, ये बताती, अपनी उम्र बताती। ऐसे फिर 4 बच्चों का साथ है, आपको पता है ये कौन, एक बच्चा भी हो ना औरत का, बड़ी खूबसूरत हो और जवान हो ना, तो भी वो आदमी कहता है कि नहीं, बच्चे वाली औरत के साथ तो मैंने करना ही नहीं ना, क्योंकि उसको पता है कि उसका सारा बोझ उसके ऊपर पड़ जाएगा, उस आदमी के ऊपर पड़ जाएगा, बच्चे का भी। ये वजह है ना। फिर आई थिंक दूसरी शादी शायद करना चाह रही हैं, जाहिर सी बात है, दूसरी शादी करना पहले मियाँ के साथ नहीं रहना चाह रही। फिर उन्होंने अपने बच्चों की एज भी नहीं बताई, ये भी नहीं बताया कि बच्चे उनके साथ हैं या मियाँ के साथ हैं। देखे ना, अगर तो मियाँ के साथ बच्चे होते हैं ना, उसको टोटली दे दिए होते लिख के अपने मियाँ को। बाज़ दफ़ा होता है ना, मियाँ ही ले जाता है बच्चे के, भाई चलो तुम छोड़ दो, तुम जाओ, तो फिर तो कुछ थोड़ा सा होप था इनकी शादी का। ठीक है ना? ठीक है। प्लीज़ व्यूअर्स जो भी कॉल कर रहे हैं हमें प्रॉपर अपनी डिटेल्स बताएं ताकि आप उनको देख सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ना जी उकाड़ा से बात कर रहा हूँ, मार तनवीर अकबर ख्याल। जी तनवीर अकबर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा बेटा है 25 साल का। ठीक है। बाहर मोहम्मद अवैस फरीद उसका नाम है, इकलौता बेटा है। ठीक है। मैं उसकी शादी कराना चाहता हूँ, प्लीज आंटी से कहें कि हमें कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दे। 25 साल उनका बेटा है, अकलौता बेटा है, शादी कराना चाहते हैं, तो किस हवाले से आप देख रहे हैं लड़की को? पढ़ा कितना हुआ, क्या करता है? नहीं बता रहे ना। आई थिंक वो मैं यही सब कॉलर से पूछ रही हूँ कि अपनी डिटेल्स पूरी बताएं, कितना पढ़ा हुआ है, क्या करता है, ताकि जरूरी है। और 25 साल उम्र छोटी नहीं है? नहीं ठीक है, वहाँ छोटी है तो छोटी, मगर अगर वो बिजनेस में लगा हुआ है तो भी अच्छी बात है। अब देखे ना, उकाड़ा से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उधर ये आउट ऑफ लाहौर जो है ना, वो छोटी छोटी उम्र में वो चाहते हैं कि लड़के की शादी करें, और मेरा ख्याल वो बिजनेस ना करता हो। उम्र के लड़के को कितने साल की उम्र की लड़की मिल जाती है? 18 साल की भी मिल जाती है, 20 साल की भी मिल जाती है। वो तो ये बात है ना कि वो करता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये ना हो कुछ करता ही ना हो, या इतना पढ़ा, चलें अगर थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, कम भी पढ़ा है, मगर उसकी कमाई पे डिपेंड करता है कि भाई मैं कारोबार मेरे साथ कर रहा है मेरा बेटा, बड़ा अच्छा हमारा कारोबार है, हमारा अपना घर है, किसी चीज़ की कमी नहीं, तो हो जाती है, शादी हो जाती है। जी कोई बस मुश्किल वो हम व्यूअर से कह रहे हैं कि जो भी हमें कॉल्स करें प्लीज़ प्रॉपर डिटेल्स दें, ताकि रुबीना जी जो हैं उस हवाले से उनको कुछ बता सकें, गाइड कर सकें और रिश्ता भी देख सकें। और अगर आप लोगों ने आप लोगों को मेरा नंबर चाहिए तो प्लीज़ आप ना ये इस जहाँ मैं बैठी हुई हूँ इसी यहाँ से फ़ोन करके तो मेरा नंबर आप ले लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, अच्छा मुझे ये बताएं कि छोटी उम्र का लड़का अक्सर हमने देखा है बड़ी उम्र की लड़की से भी शादी कर लेता है, मगर लड़के जो हैं वो एग्रीड हैं, उनको कहते हैं कोई मसला नहीं है, मगर घर के ऊपर जो प्रेशर होता है, जो उनको सोशल प्रेशर लेना पड़ता है, चाची नानी दादी नहीं छोड़ती, और उसके बाद तो ऐसा क्यों है? हालांकि हम क्या कहना चाहिए आपको? हाँ जी, आप ये मतलब अगर तो लव मैरिज है तो फिर तो लड़का कर लेता है, ठीक है ना। अगर माँ ढूंढने जाती है तो फिर कौन सी माँ ढूंढेगी बड़ी लड़की? कोई माँ नहीं ढूंढेगी बड़ी लड़की। आई थिंक हमारे साथ कॉलर मौजूद है तनवीर अकबर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ना वो बात कर रहा था तो कॉल कट गई थी। जी जी, आप बताएं, आपका इकलौता बेटा है 25 साल का, आप क्या पढ़ा हुआ है, कितना कमाता है? एफए किया हुआ है उसने, तो जिम्मेदारा करता है। हम गाँव के चौधरी हैं। गांव के चौधरी है, जिम्मेदारा करता है, एफए किया हुआ है। मैं नंबरदार हैं ये। अच्छा अच्छा, तो बस आप ना इधर से मेरा नंबर ले लीजिए, टेलीफोन नंबर, तो इंशाल्लाह फिर मुझसे डिटेल में बात करिएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगी। ठीक है, जिम्मेदार लोग हैं तो फिर तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हो सकता है। ज़ाहिर उनके लिए तो इनकम का भी मसला ही नहीं है। हाँ जी, तभी मैंने कहा था ना आपको। हाँ,
तो बस रुबीना जी, इसका मतलब है कि रिश्ते हैं, आसानियां पैदा हो सकती हैं अगर आप करना चाहें, अगर कॉम्प्रोमाइज हो ना दोनों तरफ। हाँ। लड़की वाले भी कॉम्प्रोमाइज करें, लड़की भी कॉम्प्रोमाइज करे, जो माँ बाप कहें, क्योंकि एक ऐसा टाइम आता है लड़की का कि लड़की रिजेक्ट करती है, क्योंकि उसको अपना आइडियल उसको नहीं मिलता, तो आइडियलाइज करके रखती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना जी, आप हमारे साथ थी। हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस किया है, जो खवातीन बड़ी उम्र की हैं उनके रिश्तों के हवाले से, जो खवातीन के रिश्ते नहीं होते या दूसरी बीवी वो नहीं बनना चाहती तो वो क्या करें। कॉल्स हमें आ रही है, अभी भी मैं भी सुन रही हूँ, मगर ज़्यादा हम कॉल्स केटर नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, किसी और दिन हम लोग बिल्कुल रिश्तों पे बात करेंगे और रुबीना जी हमारे साथ रहेंगी। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम ख़वातीन की फ़िटनेस सेहत के हवाले से बहुत अहम बात करेंगे। ख़वातीन चाहती हैं कि वो ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिससे एंटी एजिंग जो एक कहते हैं ना कि नोशन हो वो उनको मिले, वो बिल्कुल एज ना कर पाएँ। तो ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं जो कि आपकी एजिंग में जो है वो करामत साबित होती हैं। ख़वातीन एज नहीं करती और ख़ास तौर पर मौसम सरमा में पार्क्स का रुख करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिम्स नहीं जाया जाता, इंसान बहुत लेथार्जिक होता है, दिल चाहता है हर वक्त कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में बैठ के कॉफ़ी का मग हमारे हाथ में हो और हम लोग कहते हैं ना कि टीवी देख रहे हों, या लेजीपन आ जाता है। तो हमने सोचा कि आप ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस ख़वातीन कर सकती हैं घर में जिससे ना उनकी एजिंग होगी, फिटनेस भी बरकरार रहेगी, अच्छा फील भी करेंगी और लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा। और एजिंग के हवाले से अगर बात करें तो ख़वातीन बहुत हसास होती हैं। कोई भी औरत, कोई भी खातून, कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि उसके मुंह पे झुर्रियाँ नज़र आएँ, वो थोड़ी थोड़ी बूढ़ी लगे, या उसकी स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्रास्टिक उसमें ड्राइनेस हो, और यही चाहती हैं कि वो हमेशा से ही यंग रखें, एनर्जेटिक लगें। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि हम कैसे यंग, एनर्जेटिक और एजिंग के प्रोसेस से जो गुज़रते हैं वो देर से गुजरें। तो हमें ज्वाइन किया है सलमान फ़िरोज़ हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, जो कि आज हमें एक्सरसाइजेस भी बताएंगे और करके भी दिखाएंगे कि ख़वातीन को कौन सी एक्सरसाइजेस घर में करनी चाहिए। मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फिर अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान, एंटी एजिंग एक्सरसाइज तो मैंने कभी पहले नहीं सुनी थी। जैसे आप मुझे पता लगा है कि एक एक्सरसाइज ऐसी होती है जो खातून को एज नहीं होने देती, वो एंटी एजिंग होती है। वैसे क्रीम सीरम्स तो हमने देखे हैं, लगा लगा के थक जाते हैं कि वो, लेकिन एज तो होती है मगर एक्सरसाइजेस कौन सी ऐसी हैं? अच्छा, इसमें ये है कि जैसे जैसे एक एज होती है जिसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, इसकी वजह से बढ़ती उम्र के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आपका, जिसको कुब कहते हैं, कुब बढ़ना शुरू हो जाता है, जॉइंट्स डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकती हैं और एज के जो आपके विजिबल साइंस हैं उसको रोक सकती हैं। अच्छा, तो खवातीन की एज कहाँ से पता लगती है? आई थिंक चेहरे से पता लगती है ज़्यादा। चेहरे से भी पता लगती है, फिजिकल अपीयरेंस से भी पता लगती है और आईडी कार्ड से भी पता लगती है। आईडी कार्ड तो हर बंदा नहीं देखता ना। अच्छा, चेहरे से और आपकी फिजिकल अपीयरेंस से। तो अगर खातून तो वैसे ही मेकअप के अंदर छुपी होती हैं, तो क्या आपको फिर भी पता लग जाता है? नहीं, वैसे तो विजिबली पता चल जाता है, क्योंकि आप मिल रहे होते हैं लोगों से ना, तो उससे आपको पता चल जाता है। कई इस तरह के उस्ताद भी हैं जो कि एग्जैक्ट बता देते हैं कि आपकी एज क्या है, आपका वेट क्या है, देख के आप बता देते हैं आपका वेट क्या है। अच्छा। शोभा, जिनका शोभा है वो अपने आपका तो शोभा है, आपको तो पता ही होगा, आपने इसलिए बताया है। नहीं, मेरा वेट का शोभा नहीं। अच्छा, वेट का नहीं है। अच्छा, एंटी एजिंग एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, कहाँ से की जाती हैं, दिन में कितनी बार करते हैं और रिजल्ट्स कितने जल्दी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? इसमें यह है कि रिजल्ट्स के लिए मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ कि वर्जिशें तो आपने करनी लगातार है, लेकिन आपने रिजल्ट के लिए वेट 40 दिन करना है। 40 दिन एग्जैक्ट आपने लगातार एक्सरसाइजेस करते रहना है। उसके बाद फिर आपको अपने ओवरऑल बॉडी के अंदर जो है ना विजिबल चेंजेस नजर आएंगे। होता ये है कि हम ना शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स वाली चीज़ों की तरफ भागते हैं कि ये सीरम लगाएंगे हम बेहतर लगेंगे, वो सिर्फ चेहरा बेहतर लगता है, लेकिन स्किन की ग्रोथ, ये हर चीज़ इनसाइड आउट अप्रोच होनी चाहिए कि अंदर जो भी आपके हेल्दी चीज़ें होंगी वही आहिस्ता आहिस्ता आपके जो नए सेल्स बनेंगे, आपके जो नए जॉइंट्स जब रीजनरेट होगा तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, जो कि लॉन्ग टर्म रहेगा। सीरम ने तो कुछ देर के लिए चलना है ना। तो वो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज आप बताएं साथ साथ थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इसमें ये है आपको देख रहे हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके सबसे पहले तो हम पोस्चर की बात कर लेते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ ना पोस्चर के अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। उसके बाद आपके जॉइंट्स में ड्राइनेस, स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके उठने बैठने में हाई हाई की आवाज़ें निकलना, उठने बैठने में मुश्किल होना, पट्ठों में टाइटनेस आना, ये वाले मसले होते हैं। अब ये वाली एक्सरसाइजेज जो स्पेसिफिकली घरेलू खवातीन के लिए कि आप घर में कर सकती हैं।
घर में आपने करनी है, किसी भी किस्म के आपको इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ ये जगह यूज कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो खाली पेट हो, सबसे बेहतरीन है। रात की नींद आपकी बेहतर हो, जिसको ब्यूटी स्लीप कहते हैं ना, रात की नींद सबसे जरूरी है, वो आपने लाजमी पूरी लेनी है। जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। इसके बाद आपको कम से कम भी खाली पेट आपने एक्सरसाइज करनी है, पानी का गिलास पी लें, ढीले ढाले कपड़े पहन लें। अब सबसे पहले आपने काम करना है कि घर की कोई ऐसी जगह जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उधर आप ये करेंगे। आपने जंपिंग, इस पोजीशन में जंपिंग करनी है। अब वो खवातीन जिनके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, या वजन बहुत ज्यादा है, वो इतना ऊंचा ना करें, थोड़ा कर लें, ये इस तरह, यानी कि सिर्फ आप सिर्फ टोस को ऊपर करके बॉडी को एक झटका देना। अब इस झटके से हो ये रहा है कि हमारे जोड़ों के अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, वो मैकेनो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। और ये जब हम जिस्म को ढीला छोड़ते हैं, ढीला छोड़ के जब आप हिल रहे हैं, तो हमारा लिम्फ फ्लो बेहतरी की तरफ आता है, जिस्म खुद को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। अच्छा, आर्थराइटिस से बचने के लिए प्रिवेंशन के तौर पे। और ये आपने करनी है 1 मिनट, हर एक्सरसाइज को आपने 1-1 मिनट के लिए करना है। इसके बाद जब भी उम्र बढ़ रही होती है, आपके रिब्स में, आपके जो स्पाइन की ये साइड की ट्विस्ट की एबिलिटी है, ये कम हो रही होती है, तो हमने इसको वापस लेके आना है। आपने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े हो जाना है, बाजू इधर से आएगा और ये आपने इधर लेके स्ट्रेच करना है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ बाजू इधर से आएगा और ये आपने स्ट्रेच करना है। इसको भी आपने 1 मिनट के लिए करना है। हर एक्सरसाइज को आपने 1-1 मिनट के लिए करना है। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, घर में कहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद इसी पोजीशन में खड़े हो गए, तकरीबन 5-7 मिनट का वर्कआउट है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा। हाथों में हाथ डालने हैं, पाँव थोड़े से खोल लेने हैं और इस पोजीशन में कमर को ट्विस्ट करना है। ये मेन चीज़ है हमारी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी से ही आपका एनर्जी फ्लो, आपके सारे जिस्म को, सारे ऑर्गन्स को जो नर्व सप्लाई जा रही होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी से जा रही होती है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में टाइटनेस होगी तो ओवरऑल आपकी सारे जिस्म की फंक्शनिंग मुतासिर होगी और एवरेज इंसान सारा दिन झुका रहता है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में स्टिफनेस आती है और आहिस्ता आहिस्ता मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी है वो है स्क्वाट्स। टांगे जितनी मजबूत होंगी, रिसर्च ये साबित करती है, जितनी ज़्यादा आपकी टांगे मजबूत होंगी उतना आपका बायोलॉजिकल एज बेहतरी की तरफ रहेगी, रिवर्स रहेगी। आप अपनी एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, आपकी टांग की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। स्क्वाट्स, टांगे आपने खोलनी है, इस पोजीशन में नीचे बैठना है, फिर ऊपर आना है। इस पोजीशन में नीचे बैठना है, नहीं खवातीन कर पाएंगी, कर सकते हैं। हम नमाज में तशहद की पोजीशन में ऐसे बैठते हैं, बिल्कुल पूरा फोल्ड करते हैं। हम बाथरूम में पूरा स्क्वाट्स पोजीशन में बैठते हैं। ये स्क्वाट हमारे कल्चर में हमेशा से रही है। हमें ये जो स्क्वाट्स की पोजीशन है, ये हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स को मजबूत करती है, घुटनों को मजबूत करती है। लेकिन जब से हमने कमोड का इस्तेमाल शुरू कर दिया, नीचे बैठना बंद कर दिया, घुटने दर्द होते हैं, नमाज के लिए नीचे नहीं बैठते, तो हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स भी वीक हो जाते हैं। खांसते छींकते पेशाब के कई खवातीन में, मर्दों में भी कतरे निकल आते हैं, क्योंकि उनके पेल्विक फ्लोर के मसल कमजोर होते हैं। स्क्वाट्स हमारे लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, डेली करना चाहिए। अब आम खवातीन तो कर सकती हैं जिनका वजन कम है, जिनको कोई घुटनों वगैरह में दर्द नहीं है। जिनको घुटनों में दर्द है वो नीचे ना जाएं, थोड़ा हो जाए, इतना हो जाए, जितना आप आराम से जा सकते हैं। अगर आप इधर भी नहीं जा सकते, चेयर पे तो आप ऐसे बैठ सकते हैं, इतना इतना। तो ये स्क्वाट्स लाजमी है। आपके मसल्स जितने ज्यादा मजबूत होंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये 90 डिग्री से आपने नीचे लेके जाना है। लेकिन शुरुआत में ना हो, 2 महीने में, 4 महीने में हो, थोड़ा थोड़ा करके भी डिफरेंस आए, वो ज्यादा इसके अंदर बेहतर चेंज लेके आता है। इसके अलावा कोशिश करें कि वॉक आपकी रूटीन का हिस्सा लाजमी हो। इसमें मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ कि अगर आप बाहर वॉक नहीं कर सकते, घरेलू खवातीन बाहर नहीं जा सकती, स्मोक है आजकल, तो सर्दी है, स्मोक है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। अब घर के अंदर वॉक का एहतमाम कर सकते हैं। कहाँ करें, एक कमरे से दूसरे कमरे में तो घर खत्म हो जाता है आजकल। कौन से घर, कोई बड़े बड़े घर हैं, सबके बड़े नॉर्मल घर हैं। अब इसका हल ये है कि अब ये देखें ना, हमारे पास ये छोटी सी जगह, इसके इर्द गिर्द जगह, बेड के इर्द गिर्द, को चारपाई के इर्द गिर्द, को टेबल के इर्द गिर्द, आपने क्या करना है, आगे जाना है 4 स्टेप, साइड पे जाना है, इधर से पीछे देख के पीछे आना है, इधर से ये आना है। और सिर्फ हर घंटे के बाद अगर आप 2 मिनट के लिए ये वाली एक्टिविटी कर लेते हैं ना, ये तो मैंने जबरदस्त एक्टिविटी आपने की है। और इसमें हर एंगल के अंदर आपका बेहतर हो रहे होते हैं जॉइंट। और जब पीछे चलना है, घुटने के लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी पीछे चलना। अच्छा, बैक, उल्टा चलना, उल्टा चलना, देख के चलना, फिसल के बैक वॉक जो होती है। अब ये वो काम है कि अगर आप 1 घंटे के बाद 2 मिनट करें, मोबाइल पर अलार्म लगा के रखें, हर घंटे के बाद 2 मिनट आप करना शुरू करें, तो इसका फायदा क्या होगा, हम कम से कम भी 16 घंटे जागते हैं, हमारी 32 मिनट की बगैर किसी एफर्ट के वॉक बन जाएगी। और जो वॉक है, ये जैसे जैसे आपका जिस्म, जितना आप एक्टिव होंगे उतना आप यंग होंगे, जितना आप इमोबाइल होंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा, उतना आप बीमार भी ज्यादा होंगे, उतने आपको मसाइल भी ज्यादा होंगे। अच्छा, जिनको शाटिका की पेन अक्सर रहती है या हो जाती है, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या करना चाहिए? अच्छा, ये ना डिपेंड करता है कि जो शाटिका का मसला है ये हुआ क्यों है, इसके डिफरेंट कॉजेज होते हैं। बेसिकली शाटिका कहा इसको जाता है
कि आपकी कमर से दर्द चल के टांग में आ रही हो, ये शाटिका। अब शाटिका होने की काफ़ी ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं, या तो आपकी डिस्क स्लिप हुई है, या आपकी केनाल में स्टीनोसिस आ गया, यानी कि जो हराम मगज़ की नाली गुजर रही है वो तंग हो गई थोड़ी सी, या आपकी जो हराम मगज़ की नाली, आपकी जो नस जा रही है उसमें कोई ब्रिटलनेस आ गई, कोई चीज़ चुभ रही है उसको, जिसमें ओस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन होती है, यानी कि वजूहात काफ़ी हो सकती हैं। लेकिन ये सारी वजूहात में सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ ये है कि जब भी किसी को शाटिका हो, बजाय के दवाइयों के चक्कर में पड़े, बजाय के मालिशों के चक्कर में पड़े, उसे ये चाहिए कि सबसे पहले तो डायग्नोसिस करवाए, क्योंकि ये फिजिकल मैकेनिकल इशू है, तो इसका डायग्नोसिस मैकेनिकल तरीके से होगा जो कि फिजियोथेरेपिस्ट करेगा। मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको शाटिका का मसला है तो एक किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से इसका डायग्नोसिस बनवाएं, उनसे कुछ एक्सरसाइजेस सीखें। अगर ज़रूरत पड़ेगी कुछ दफ़ा आपको वक्फे से जाना भी पड़ जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन कुछ ऐसी वर्जिशें हैं जो कि आपके लिए सेफ है। मूवमेंट सेफ है, मूवमेंट को कहते हैं, मूवमेंट इज अ मेडिसिन। ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है? अच्छा, ऑपरेशन की एक ज़रूरत अपनी जगह है, लेकिन डिपेंड करता है कि आया कि पेशेंट को स्टार्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल आखिरी हल ऑपरेशन है, उससे पहले का जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना जरूरी है। अगर आपकी जो है ना हल्की फुल्की नर्व कंप्रेशन है, थ्रू रेस्ट बेहतर हो जाएगी, थ्रू थेरेपी बेहतर हो जाएगी, कुछ टकोरों से बेहतर हो जाएगी, कुछ एक्सरसाइज से बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ भी करके फ़र्क नहीं पड़ रहा और नर्व कंप्रेशन बढ़ता जा रहा है, फुट ड्रॉप हो गया है, पेशाब पखाने का कंट्रोल लूज हो गया, फिर सर्जरी लास्ट में लाजमी करवानी पड़ेगी। ठीक है। तो व्यूज़ सलमान फिरोज साहब हमारे साथ हैं, छोटी सी ब्रेक पे जाना है, बस ब्रेक से वापस आने के बाद आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं, और वो आपके मसाइल को देख कर जो है आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे और एक्सरसाइज भी बताएंगे। तो स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम ख़वातीन की सेहत के हवाले से बात कर रहे थे, कौन कौन सी एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए ताकि उनकी सेहत बरकरार रह सके, और इसके साथ साथ जो ख़वातीन एज कर जाती हैं अपनी उम्र से पहले ही, वो इस एजिंग को कैसे रोक सकती हैं। आपको अभी सलमान फिरोज साहब ने जो हैं वो एक्सरसाइजेस करके बताई हैं, तो वो एक्सरसाइजेस अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं और 40 दिन के बाद जो है फ़र्क महसूस करें। तो व्यूअर्स जो हमें कॉल करना चाहते हैं, अपने मसाइल को डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज़ और ओपन फॉर द कॉल्स। जी सलमान, हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस के हवाले से और एज के हवाले से। तो एज जो है ऑब्वियसली 40s के बाद तो बहुत ज़्यादा नज़र आती है, जब आपकी लाफिंग लाइंस आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, इसके साथ साथ आई बैग्स जो हैं आपके प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आपने एक्सरसाइजेस बताई हैं कि इन चीज़ों को भी रूल आउट करती हैं? जी, इन चीज़ों को भी रूल आउट करती हैं। और इसके अलावा ना एक शख्स है, उसका नाम है ब्रायन जॉनसन गालबन, उसकी एज अपनी है 50+ उसकी एज है। उसने एजिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, काफ़ी बड़ी उसकी टीम है, और वो बाकायदा तौर पे अपने ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट करता है। 50 एज से प्लस होने के बावजूद उसने अब आहिस्ता आहिस्ता कर करके अपने जो बायोलॉजिकल सारे मार्कर्स हैं, बाकायदा तौर पे उसके 18 साल के हो गए। बाकायदा तौर पे उसकी स्किन में पहले रिंकल्स कम हो गए, बाल गिरते थे, उसके बाल अब वापस आ गए, ग्रे हेयर बाकायदा तौर पे काले हो गए। एक्सरसाइज खाली एक फैक्टर नहीं है, बाकी हमारा लाइफस्टाइल, आपका डाइट और आपका स्लीपिंग पैटर्न, ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो इसमें ये होना चाहिए कि आपकी जो नींद है मेन रोल ये प्ले करती है। होता ये है कि सारे दिन में मुख्तलिफ किस्म के आपके ऊपर स्ट्रेस होते हैं, जॉब का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस। ये स्ट्रेसर्स हमारे जिस्म के लिए सबसे जो बेहतरीन टाइम है खुद को रिपेयर करने का, सेलुलर डैमेज को रिपेयर करने का, खुद को डिटॉक्स करने का, वो नींद का टाइम होता है। और नींद का आइडियल टाइम है रात 10 बजे से लेके फजर तक। अब हम लोग बिस्तर पे ही, कई लोग तो ऑफिस से ही 12 बजे आते हैं, बिस्तर पे ही हम 2-3 बजे जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉपर हार्मोन्स की सिक्रीशन होनी चाहिए नींद के दौरान वो प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसम खुद को डिटॉक्स नहीं कर पाता। अब एक डिटॉक्स ना होने की वजह से हम बीमार ज़्यादा रहते हैं। रिसर्च ये कहती है कि अगर आपकी रात की नींद खराब रहती है तो आपको शुगर होने के चांसेस 49% बढ़ जाते हैं। अच्छा। आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस 39% बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको आपके क्या कहते हैं मोटापे होने के चांसेस 200% बढ़ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ रात की नींद खराब होने की वजह से। और आजकल के दौर में रात की नींद बहुत ही शाज़ो नाज़िर कोई लोग इस तरह के जिनकी नींद बेहतर है। लाइफस्टाइल बहुत लेट बैक हो गया। इसके अलावा हमने जब से हमारा स्क्रीन का एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है, ये जो ब्लू स्क्रीन है जब भी आपकी आंखों के रास्ते आपके दिमाग तक जाती है तो वो दिमाग को अलर्ट कर देती है,
उस अलर्टनेस की वजह से आपका रात को कितने लोग हैं कि स्क्रीन देखते देखते जब तक स्क्रीन बंद नहीं होनी, मोबाइल मुंह पे नहीं गिरना, तब तक उन्होंने नहीं सोना। तो इससे वो बाकायदा तौर पे एक आपका एक लूप में आप फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद खराब रहती है। तो नींद का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा सलमान, आपने बताया है कुछ फैक्टर्स बताए हैं लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए, सारा कुछ है, तो ये थोड़ा बताएं कि जो ख़वातीन जिनको ये ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, शुगर के इश्यूज़ हैं, या और भी बहुत से इश्यूज़, आर्थराइटिस का सबसे कॉमन इशू आजकल हर दूसरी खातून जो आर्थराइटिस का शिकार हैं, तो एक्सरसाइज तो एक एलिमेंट है, डाइट एक एलिमेंट है, कितनी मेडिकेशन पे ऊपर वो जाएं, क्योंकि लोग और डॉक्टर्स के पास अगर हम जाते हैं तो सीधा सीधा कहते हैं आपको इतनी मेडिसिन खानी है, और मेडिसिन इतनी ज़्यादा गर्म होती हैं और ऑटोमेटिकली आपको बहुत लो फील कराती हैं, लेथार्जिक फील कराती हैं। तो इस पर आप क्या कहें? ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बीमारियां, तकरीबन 75 से 80% बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ के ब्रैकेट में आती हैं। और लाइफस्टाइल डिजीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे गलत रहन सहन की वजह से हम बीमार होते हैं। यानी कि ये जो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो शुगर होती है लोगों को, पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा रेशो ज़्यादा है। छोटा मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन शुगर के मरीज़ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं। और सबसे मसले वाली चीज़ ये है कि वो लोग जिनकी उम्र 35 साल है वो ज़्यादा बीमारियों की तरफ आ रहे हैं। यानी कि जो यंग लोग हैं 25 से 35 साल के ब्रैकेट में आते हैं, वो जल्दी डायबिटिक होना शुरू हो गए हैं। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ होना हमारे सिर्फ और सिर्फ पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होता है। हम ये जितना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, अपने कल्चर से, अपनी रूट से जितना ज़्यादा दूर जा रहे हैं, मसले उतने ज़्यादा आ रहे हैं। आपकी दादी आपकी उम्र में ज़्यादा फिट थी, आपकी परदादी आपकी उम्र में ज्यादा फिट थी, बहुत ज्यादा होती थी। 90 इयर्स में तो वफातें होती थी उनकी। दर्दें होती आपकी 65 साल की उम्र के बाद थी। अब बाकायदा तौर पे 22-22 साल की बच्चियां हमारे पास क्लिनिक में आई होती हैं जिनको जोड़ों में दर्दें होती हैं। 22-22 साल की बच्चियों को इस तरह के मसले हैं कि शुगर हो गई है जी, इस तरह के मामला, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल के ख़राब होने की वजह से हैं। सबसे पहले इसको चेंज करने का तरीकाकार ये है कि आप अपने सोने की रूटीन ठीक करें, आपने वर्जिश को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। अब वर्जिश की जब भी बात आती है ना, वो वर्जिश में हमारे ज़हन में से वो लोग आते हैं कि जो लोग मोटे हैं, मैं मोटी नहीं हूँ, मैं वर्जिश क्यों करूँ जी, मेरा तो फैट ही नहीं है, मैं वॉक करूँगी मैं और सूखी हो जाऊँगी और पतली हो जाऊँगी। वो हमारे जिस्म को अल्लाह पाक ने बनाया ही मूवमेंट के लिए। इसको खुराक मिलती ही तब है जब मूव करते हैं। आप जितनी मर्जी अच्छी खुराक खा रही हैं, आप एक्टिविटी नहीं कर रही, वो आपकी खुराक आपको फायदा नहीं देगी, वो बाकायदा तौर पे आपको मोटा करेगी, फैट आपका इंक्रीज करेगा। हमारे जोड़ों के अंदर जो आपकी लुब्रिकेशन है उसको खुराक चाहिए, उसको खुराक मुंह के रास्ते नहीं मिल रही, जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तब मिल रही है। अल्लाह पाक ने जोड़ों हो रहे हैं, मसल्स तब मिल रही है, मसल्स और जॉइंट की स्टिमुलेशन ही इसके अंदर देती है। और हमारे दिमाग को भी स्टिमुलेशन तब मिलती है जब हमारे मसल मूव करते हैं। अच्छा, अक्सर हमने देखा है खवातीन जो है वेट इतना लूज कर लेती हैं, लेकिन फेस पे इतनी एजिंग आ जाती है, वो वेट एक्सरसाइज कर करके अपने आप को फाकों में ले जाती हैं, और बाल जो है वो उनके रहते नहीं हैं, स्किन के ऊपर उनकी झुर्रियाँ होती हैं, बस वो कहती हैं हम तो बहुत स्मार्ट हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसमें होता ही है, एक चीज़ होती है उसे कहते हैं क्रैश डाइट। एकदम से आप खाना पीना बंद कर देते हैं, आपको आदत है दिन की 4 रोटियां खाने का, आप एकदम से 0 रोटी पे चले जाते हैं, क्रैश डाइट है। अब जब भी क्रैश डाइट होती है ना, आप खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं। हमारे दिमाग का प्राइमरी काम है कि आपको जिंदा रखना है। जब भी आप खाना पीना बाहर से कम कर देंगे तो हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि ये बाहर से तो अंदर कुछ आ नहीं रहा, इनटेक नहीं हो रही खाने की, तो मेरे पास ये जो फैट है यही लास्ट सोर्स ऑफ रिजर्व्स है, वो फैट को नहीं तोड़ने देता, फैट को होल्ड करके रख लेता है। अब जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खा कुछ नहीं रहे, तो हो क्या रहा है कि आपका जो मसल मैस है वो कम होना शुरू हो जाता है, मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप पतले तो लगते हैं, आप खड़े होते हैं, आपका वेट भी कम लगता है, लेकिन बाकायदा तौर पे मसल लॉस होने की वजह से आप बूढ़े लगते हैं। इसके अलावा अंदर के हार्मोन्स इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, हार्मोनल चेंजेस इस तरह के आते हैं, आपके बाल भी ज़्यादा गिर रहे होते हैं, अंदर आपको गर्मी भी ज़्यादा फील हो रही होती है, सारे मसाइल होते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है कि ये जो वज़न आपने बढ़ाया है ये रातों रात नहीं बढ़ा, ना तो इसने रातों रात कम होना है। आहिस्ता आहिस्ता कई सालों की मेहनत से आपने अपना 50 किलो वज़न ज़्यादा किया है, तो इसको कम अज़ कम भी आप 1-2 साल दें, सबसे बेहतरीन होगा। तो इसमें क्रैश डाइट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारे अंदर का जो इंजन चल रहा है उसको भी खुराक चाहिए, उसको भी कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर हम उससे कम मिकदार में इंटेक करेंगे तो होगा ये कि आपका अंदर का इंजन, मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं, वो स्लो हो जाएगा, बीमार भी ज्यादा पड़ेंगे, एनर्जी भी कम होगी। तो कोशिश। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वेट डिक्रीज होना अच्छा होता है कि इंचेस कम होना अच्छा होता है? अक्सर लोग कहते हैं चलो वेट नहीं गिर रहा, अच्छा लगना चाहिए, इट्स फाइन अगर इंचेस गिर रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं हमें तो वेट मशीन के ऊपर पता लगना चाहिए कि भाई हमारा वजन गिराओ,
बल्कि एक कॉलर हमारे साथ हैं, वो लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात? मैम मैं अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अली, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूँ। 8 घंटे मेरी जॉब है, तो उसके बाद मुझे बहुत बॉडी पेन होता है, बैक पेन होता है, तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज बताएं। जी आपने अच्छा, इसके अंदर ये है क्योंकि इनकी नेचर ऑफ जॉब इस तरह की, उन्होंने बहुत ज़्यादा देर बैठना है। मैं इसमें अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ कि मोबाइल पे एक तो अलार्म लगा के रखें, हर घंटे के बाद अलार्म एक्टिवेट हो। अगर आपका ज़्यादा देर स्क्रीन पे बैठने वाला काम है ना, अलार्म जैसे एक्टिवेट हुआ है आपने खड़े होना है, बिल्कुल पाँव इस तरह खोल लेने हैं, हाथों में हाथ डाल के ये कमर हिलानी है, ये इस तरह। इसके बाद उंगलियों में उंगलियां डली हैं, ये इस तरह ऊपर स्ट्रेच कर लेना। अच्छा, कितना टाइम लगा है? हार्डली 10 मिनट लगे हैं। इसके बाद आप आराम से बैठें, पानी का गिलास पिए, दोबारा से आपका टाइम स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर आप 8 घंटे बैठे हैं ना, आप थोड़ी देर तो कमर सीधी करके बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका ध्यान बढ़ता है 5-7 मिनट बाद आप ऑटोमेटिकली स्लाउच हो जाता है। इस पोजीशन में मैंने स्क्रीन पे लोगों को बैठे देखा है, ऐसा स्क्रीन होती है, इस पोजीशन में बैठे होते हैं, साथ कॉफी पी रहे हैं, साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये बैठे हैं, ये पोस्चर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग भी मुतासिर होती है। तो ये छोटा छोटा जो आप स्नैकिंग करते हैं, यानी कि छोटी छोटी आप इसमें एक्सरसाइज स्नैक इसको हम कहेंगे, आप थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी की अलाइनमेंट बेहतर रहेगी, बार बार उठने बैठने से आपको जो है ना स्पाइन में मोबिलिटी रहेगी। पानी का गिलास पीने से ये होगा कि आप 8 घंटे अगर ऑफिस में है तो आप 8 गिलास पानी पिएंगे तो एटलीस्ट आपको 7-8 बार पेशाब इसकी वजह से आएगा, आप उठ के जाना पड़ेगा। और ये पानी पीने की वजह से हमारी डिस्क भी हाइड्रेट होती है, हमारी बॉडी की हाइड्रेशन लेवल भी बेहतरी की तरफ आता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जिन लोगों का काम भी बैठ के करने वाला है उन्होंने समझना है कि उन पर अब फ़र्ज़ हो गया कि एक तो जिम के लिए टाइम लाजमी निकालें, जिम में ट्रेनर के अंडर कोई ना कोई एक्सरसाइज करें। अब वो आपकी फिजिकल नीड्स के ऊपर है, वो आपका ट्रेनर आपको बाकायदा तौर पे असेस करके बताएगा। और आपने घर में कोई ऐसी जगह या वर्क स्टेशन पर कोई ऐसी जगह बना लेनी जहां आप लटक सकें। लटकना ऑफिस वर्कर्स के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। जब भी हम लटकते हैं, और दुनिया की सबसे बेस्ट एंटी एजिंग एक्सरसाइज है। अगर आपकी ग्रिप मजबूत है, आपकी उम्र 6 साल जवान हो जाती, सिर्फ ग्रिप की पावर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि इससे आपका न्यूरो कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। ग्रिप की स्ट्रेंथ जितनी बेहतर होगी, इसका मतलब है आपके बाजू इतने ज़्यादा मजबूत हैं। तो आपको चाहिए ये कि कोई रॉड घर में रखें, आते जाते उस पर लटके। मैंने अपने कमरे में रॉड लटकाया हुआ है, जब भी कमरे के अंदर जाना लटक के फिर जाना। अब इससे फायदा ये हो रहा है कि आप सारा दिन जो रीढ़ की हड्डी में दबाव है वो दबाव रिवर्स हो जाता है, आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट बेहतर रहती है, और फिर बाद में कमर में दर्द नहीं। अली सुन रहे होंगे तो उनको मशवरा आपने दे दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे ही करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स जो हमें फ़ोन करें और अपने जो मसाइल हैं उनके बारे में पूछें, क्योंकि एक्सरसाइज जो है ना वो ऐसे है जैसे एक टैबू है। हम नहीं चाहते कि हम एक्सरसाइज करें। हम शायद बहुत ही लेड बैक लेथार्जिक लोग बन चुके हैं, लेज़ी, और अपने थॉट्स के अंदर ही हम लोग ना जिंदा हैं। तो अपना लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर बनाना चाहिए। कॉलर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करें? मैं तनवीर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी तनवीर साहब, पूछें, क्या पूछना चाहेंगे? मेरे उम्र तकरीबन 45 साल है, और मेरे घुटनों में और बहुत पेट के नीचे, पीछे वाले हिस्से नीचे, और ऊपर कमर वाले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द रहती है। अच्छा, जिस तरह बाथरूम की पोजीशन में बैठते हैं, आपसे बैठा जाता है नीचे? बैठता हूँ तो घुटनों में दर्द होती है। नहीं, बैठ तो जाते हैं ना, आपके बैठा नहीं जाता? नहीं, बैठ जाता हूँ, उठ भी जाता हूँ, बैठ भी जाता हूँ। आप काम क्या करते हैं? झुक के चलना चाहता, सीधा नहीं खड़ा हो सकता। सीधा खड़ा होता हूँ तो स्टैंडर से थोड़ा सा नीचे दर्द बहुत ज्यादा होती है। आप काम क्या करते हैं? मैं टिक्के कबाब लगाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ये खड़े रहते होंगे ज़्यादा, खड़े रहने का काम होता है ना ज़्यादा, तो इसमें होता ही है कि हमारे कोर के मसल जब भी वीक होते हैं, हम जब खड़े ज़्यादा रहते हैं, आगे को झुकते हैं, तो मूवमेंट हमारे जिस्म में कम होती है, लेकिन कंप्रेशन लगातार रहता है। तो उसकी वजह से आपकी कमर के पट्टों में कड़ाव, और जब कमर के पट्टों का कड़ाव पड़ाना होता है, फिर घुटनों में दर्द, टांगों में, ये वाले मामलात रहते हैं। अब एक तो इनको चाहिए ये कि रोज़ाना, मैं अपने वैसे मरीज़ों को एडवाइस करता हूँ कि जब आपका इस तरह खड़े रह के करने वाला काम हो तो रोज़ाना रात सोने से पहले लताड़ा लाजमी करवाया करें, वक्फे से। लताड़ा अपनी वाइफ से या किसी बच्चों से। लतरवाना किसको कहते हैं? हमारे पुराने कल्चर के अंदर क्या होता था, आप लेटे हैं,
आपके ऊपर कोई पाउंस है ना, अच्छा। हल्का हल्का दबा रहा है, हाँ। लेकिन ये सिर्फ इनके लिए है, क्योंकि इनको वो स्पेसिफिक पेन नहीं है जिसको पूरी कौम ही लगा रही है रात को बैठ हाँ, के। जिस शाटिका का मसला, इस तरह का मामला आता है ना, ये वो वाले मरीज करवाएंगे, दर्दें बढ़ेंगी। ये सिर्फ इनके लिए, क्योंकि इनको जनरलाइज्ड पेन है, ये वो कोई उस तरह की स्पेसिफिक शाटिका की पेन नहीं है, तो इसलिए ये लतारा करवा सकते हैं। लेकिन जिससे करवाएंगे वो ज्यादा वजनी ना हो, नॉर्मल वजन हो, उन्हें करवाते वक्त सुकून आए। इससे ये होगा कि थकावट जब एक खास हद से बढ़ती है तो पेन बढ़ जाती है। अगर आपको थकावट ही नहीं होगी तो आपकी पेन भी नहीं होगी। दूसरे नंबर पे कोशिश रखें कि वॉक की कोई ना कोई वर्जिश की आदत लाजमी अपनाएं। वर्जिश एक ऐसी चीज है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? रुबीना बखर से। जी रुबीना जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी ये मेरे ना घुटनों में भी दर्द रहती है और पिंडलियों में जैसे मरोड़ से पड़ते हैं, और बैक साइड पे भी कमर में दर्द होती है, जैसे सटीका का दर्द नहीं होता पिछले कमर से लेकर, नीची कमर से लेकर घुटने तक और नीचे पाँव के हड्डी तक जाता है। तो आपको शटिका है? सटीका तो नहीं है, विटामिन डी की कमी थी पहले, तो वो ने। आपका वजन ज्यादा है? ना 50। अच्छा, वजन तो बिल्कुल ठीक। तो कोई सप्लीमेंट वगैरह ले रही हैं विटामिन डी के लिए? जी विटामिन डी वो ले रही हैं। कोई वॉक या वर्जिश कर रही हैं? थोड़ा सा वही घर के काम वगैरह और वॉक वगैरह थोड़ी बहुत करते हैं। अच्छा, इसके अंदर होता ये है कि सबसे पहले तो ये पेन हो क्यों रही है, इसके कॉज को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है कि हो क्यों रही है। काफ़ी वजूहात हो सकती हैं पेन की। इसमें मैं ये एडवाइस करता हूँ कि सबसे पहले किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से असेसमेंट करवाएं। 1-2 सेशन में, चाहे आप फिजियो का सेशन नहीं भी ले रही ना, असेसमेंट लाजमी करवा लें। इसके बाद कोशिश रखें कि डॉक्टर से एक्सरसाइजेस सीखें कि इनकी स्पेसिफिक कंडीशन के मुताबिक कौन सी ऐसी वर्जिशें हैं जो इन्हें फ़ायदा देगी। वैसे तो सोशल मीडिया पे हमने भी काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन हम ये मशवरा देते हैं। बता रही हैं रुबीना जी जो है वो उनको शाटिका की ही हो रही है, बैक से जा रही है नीचे पाँव तक। हाँ, अच्छा, इसमें ये है कि इनको साथ घुटनों में भी मसला है, काफ में भी कड़ल वगैरह पड़ते हैं, और कमर में भी इनको दर्द है। और कई दफ़ा इस तरह होता है कि आपको बाकायदा शाटिका नहीं है, लेकिन आपके नर्व कंप्रेस नहीं है, लेकिन अगर आपको कमर में दर्द है, कड़ल भी पड़ते हैं और घुटनों में पेन है, तो आपको फील है, और एक साइड पे दूसरी साइड की निस्बत ज़्यादा है, फील आपको ऐसा होता है कि मुझे शायद शाटिका है, लेकिन शाटिका को इस तरह एग्जामिन नहीं किया जा सकता। तो इसमें इनके लिए मशवरा ये है जिनका इनको फ़ायदा होगा, क्योंकि देहातों वाली साइड पे या इस तरह के जो दूर दराज प्रेफरीज होती हैं, वहाँ आपको फिजियोथेरेपी की क्लिनिक्स कम मिलते हैं। तो लोग आम किसी भी डॉक्टर के पास या जरा के पास जाते हैं या मेडिकल फिजिशियन के पास जाते हैं, तो वो उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इन्हें चाहिए ये कि किसी अच्छे फिजियो के पास जाएं, वो एक दफ़ा आइडेंटिफाई करे और उस लिहाज से इनको कुछ वर्जिशें सिखा दे। वो वर्जिशें ये करेंगे तो ठीक रहेंगी, लेकिन करेंगी तो ठीक रहेंगी। ठीक है, रुबीना जी सुन रही होंगी, आपको एडवाइस दे दी। कॉलर और हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मस्कीन बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी मस्कीन साहब, इस्लामाबाद से बात करें, क्या पूछना चाहेंगे? मैं अपने मेरे घुटनों में ना पहले कमर में दर्द होता था 7-8 साल पहले, तो बेहतियात करता हूँ, अब कमर में नहीं होता, तो अब जो है ना घुटनों में दर्द होता है। कमर में घुटनों में बराबर होता है दोनों में दर्द, कि किसी में ज्यादा है किसी में कम है? नहीं, दोनों में बराबर होता है, बस घुटनों में जिसमें ज्यादा चलूं या इस तरह, तो मेरे घुटने में सुबह भी दोनों घुटनों में दर्द होता है। और नमाज में तशहुद की पोजीशन में बैठ जाते हैं आपके? नहीं बैठता हूँ, लेकिन पेन होता है। लेकिन नमाज कुर्सी पे पढ़ते हैं कि नीचे पढ़ते हैं? नीचे। आपकी एज क्या है? वजन भी? एज मेरी 50 साल है। और वेट आपका कितना है? 65 किलो। हाँ ठीक है। अच्छा, इसके अंदर होता ये है कि सबसे पहले ना एक तो बढ़ती उम्र के साथ घुटनों के अंदर अल्लाह पाक ने जो लुब्रिकेशन रखी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसको आर्थराइटिस कहते हैं। बढ़ती उम्र के साथ तो वो थोड़ी थोड़ी करके उसके मसाइल भी आ रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे मसला मेन चीज़ होती है, घुटने को अल्लाह पाक ने आसपास के पट्ठों से सपोर्ट दी होती है। अगर तो ये मसल्स सही काम कर रहे हैं, सही तरीके से एक्टिव हैं, तो जॉइंट के ऊपर प्रेशर कम डलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपके मसल, बाहर वाले मसल कमजोर है, अंदर के टाइट हो गए, या बाहर वाले टाइट हो गए, अंदर के कमजोर हैं, इसमें इम्बैलेंस आ गया, इसकी वजह से सारा लोड आपका घुटनों के ऊपर पड़ता है, जोड़ के ऊपर पड़ता है और आपको दर्द होती है। तो अल्लाह का फजल है कि ये तशद्दुद की पोजीशन में बैठ जाते हैं, मतलब अंदर लुब्रिकेशन मौजूद है लेकिन पेन है। अब इस पेन को एलिमिनेट करने के लिए इनको चाहिए ये कि कुछ घुटनों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज होती हैं। वैसे मैं बैठ के, अगर आप कहें तो मैं करके दिखा दूं। प्लीज बताएं। अच्छा, आपने कुर्सी पे बैठ के ना इस पोजीशन में अपनी टांग इस तरह सीधी करनी है,
अकड़ा के रखनी है। अकड़ानी इस तरह है कि आपको ये बाकायदा तौर पे ना पट में, जिसको पट कहते हैं, इसमें टाइटनेस फील होनी चाहिए। इधर टांग रोकनी है और इसको राइट लेफ्ट करना है। ये अकड़ाओं से सामने के पट्टे मजबूत हो रहे हैं, राइट लेफ्ट से आपके अडक्टर और अबडक्टर मसल ये दोनों मजबूती की तरफ आ रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। 1 मिनट आपने राइट साइड पे करना है और 1 मिनट ही इसको अपनी लेफ्ट साइड पे करना है। इसके बाद पंजे को इस तरह खींच के रखना है और पाँव को आगे पीछे करना है इस पोजीशन में। ये जब आगे पीछे करेंगे तो टांग में खून की सर्कुलेशन पंप की वजह से बेहतर होगी। जिस तरह एक दिल अल्लाह पाक ने इधर रखा हुआ खून को पंप करता है, पिंडली में भी अल्लाह पाक ने दिल रखा हुआ है, ये नीचे से ऊपर पंप करता है। जो मसल है ये एक्टिवेट जितना होगा उतना नीचे से ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ जाएगा। इसके बाद लास्ट चीज़ ये है कि इधर बैठ के आपने कुर्सी पे इस तरह मार्च पास करना है ताकि आपके हिप फ्लेक्सर्स के मसल एक्टिवेट हों। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि आपने बस वर्जिश की तो ठीक होगी, ये वर्जिशें लगातार रखनी है। 3 मिनट सुबह 3 मिनट शाम आपके लगेंगे, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम आपके लगेंगे। इसके बाद आपने आधा घंटा रोजाना रात सोने से पहले टकोर करके सोना है, किसी गर्म चीज़ से, गर्म पानी की बोतल से या किसी हीटिंग पैड से दोनों घुटनों पे लगा के सोएं और 1 दिन छोड़ के 1 दिन इसकी मालिश करवाएं। और विटामिन डी की अपनी इंटेक बेहतर रखें, विटामिन डी के सप्लीमेंट मिल जाते हैं वो लाजमी लें। मस्कीन साहब सुन रहे होंगे, ऑटोमेटिकली वो इन मशवरों पे अमल करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करें? वसीम बात कर रहा हूँ। वसीम बात कर रहे हैं जी। वसीम साहब क्या पूछना चाहेंगे? पूछना ये है कि मेरे घुटनों में जो सीधा घुटना है इसमें, कमर में और सीधा जो हाथ है इसमें जो है दर्द रहता है। आपके घुटनों में दर्द होती है? जी। और कहाँ बता रहे हैं? कमर में सीधा जो बाजू है ना दर्द होते हैं। कमर में दर्द होती है और पिंडी की तरफ दर्द जाता है। दोनों घुटनों में दर्द है, एक घुटने में दर्द है? एक में। किस घुटने में? राइट में। और जो पिंडली में दर्द जाता है वो भी राइट में ही है? पिंडली में नहीं जाता है, सिर्फ घुटने में होता है। ऑडियो थोड़ा सा इशू कर रहा है इनका, ऑडियो ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रही है। आपकी उम्र कितनी है? मेरे ख्याल से आवाज़ जो है वो नहीं उनको आ रही। आप हमारे साथ हैं। आपकी उम्र कितनी है? एज कितनी है आपकी? 48 साल है। 48 साल है। और कितनी देर से मसला आपके साथ? ये मसला आपको कितने दिनों से है या कितनी देर से है? अच्छा, आई थिंक जी अब हम सुन रहे हैं, आप बताएं। आई थिंक दिस इज लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन जैसी कनेक्ट होता है तो वील टॉक अबाउट। अच्छा, घुटनों का दर्द बड़ा कॉमन नजर आ रहा है, हर दूसरा बंदा घुटनों के दर्द से है। हर घर क्या में वेट ज्यादा है, विटामिन डी की कमी है, एक्सरसाइज नहीं है, इसकी मेन कॉज क्या आपको नजर आ रही है? एक तो सबसे पहले स्टिमुलेशन, मूवमेंट कम है, घुटने को खुराक मूवमेंट से मिलती है। दूसरे नंबर पे अगर आपका वजन ज़्यादा होगा तो घुटनों पे दबाव भी ज़्यादा पड़ेगा। रिसर्च ने बात प्रूफ किया है कि अगर आपका वजन ज़्यादा है, आप 1 किलो वजन कम कर लेते हैं, घुटनों के ऊपर प्रेशर 4 किलो कम हो जाता है। अगर आपका वजन ज़्यादा है, आप अगर 10 किलो वजन कम हो जाता है तो उसका मतलब इस तरह ही है कि एक 40 किलो का तोड़ा उठा के आपने अपने ऊपर से नीचे फेंका। तो एक तो वेट का कम होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे डाइट के अंदर हमारे विटामिन डी आजकल है ही नहीं। तकरीबन 70% से ज़्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। धूप तो निकलती है, सूरज तो निकल रहा है, लेकिन चूंकि धूप का एक्सपोजर नहीं है, हमारा एक्सपोजर कम है, हम धूप में कम जाते हैं। हमारी स्किन टोन ऐसी है कि धूप के अंदर अगर हम ज़्यादा देर भी रहेंगे टैनिंग होना शुरू हो जाएगी, टैनिंग भी होना शुरू हो जाएगी और हमारी स्किन की टोन की वजह से हमारी धूप विटामिन डी की कन्वर्जन कम होती है। इसलिए हर किसी को चाहिए एक तो विटामिन डी का सप्लीमेंट लाजमी ले, घर के तेल जो है वो अच्छा इस्तेमाल करे और इसके अलावा देसी खुराकों की तरफ आएँ। ये सिंथेटिक फूड, ये जितने भी आपके जो जंक फूड वगैरह इनको अवॉइड करें, जो आपके दादा परदादे खाते थे उस तरह के देसी फूड खाएं, उससे इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तब जंक नहीं था ना अब हर जगह जंक है, अब जंक ज्यादा हो गया। एक और कॉलर हमारे साथ है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है जी? कौन सा बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ जड़ा वाले से। जी मोहम्मद बिलाल साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मेरे ना कमर में काफी दर्द रहता है, मैंने एक्सरे भी कराए हैं और काफी दवाइयां भी खाई हैं मगर आराम नहीं आया। तो कमर दर्द लगातार रहता है कि बीच में ठीक भी हो जाता है, और कितनी देर से? लगातार ही होती है, वो कोई काम नहीं मैं कर अच्छे से काम नहीं होता, नीचे से वो चीज उठाऊं तो काफी दर्द होती है कमर में। दर्द कमर में ही रहता है कि टांगों में भी आता है? टांगों में भी आता है। दोनों में आता है कि एक में आता है? दोनों में आता है। बाय टाइम ऐसे भी होता है कि ये जो गर्दन के पट्टे हैं ना,
ये भी दर्द करना शुरू हो जाते हैं। तो जब सुबह सोकर उठते हैं फ्रेश उठते हैं कि दर्द ज्यादा होती है? दर्द ज्यादा होती है। और नमाज में रुकू में जाया जाता है आपसे? जी जाया जाता है, मगर दर्द उस टाइम भी दर्द होती है थोड़ी थोड़ी। कोई वॉक वगैरह करते हैं आप हल्की फुल्की कि नहीं? सुबह टाइम कभी कभार जाते हैं। कोई फिजियोथेरेपी करवाई है आपने इसके लिए? जी। उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं कोई नहीं सर जी। कितने के सेशन लिए आपने? मैंने तकरीबन सर जी 3-4 माह मेडिसिन भी खाई है और पट्ठों की जो मसाज वगैरह भी करता रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं फर्क नहीं आया। फिजियोथेरेपी नहीं कराई? हाँ, असल में ना कई दफ़ा मसाज को भी हम फिजियोथेरेपी से रिलेट कर रहे होते हैं। मसाज अलग चीज़ है, फिजियोथेरेपी अलग चीज़ है, लेकिन ये जो उन्होंने बताया ये इसको हम कहते हैं मैकेनिकल बैक पेन। ये मैकेनिकल नेचर की पेन होती है जो कि हमारे कोर के मसल्स की कमज़ोरी की वजह से और इन अप्रोप्रिएट मूवमेंट्स की वजह से स्पाइन के अंदर बार बार ट्विस्टिंग होती है, तो ये मसला होता है। मैकेनिकल मसला सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल तरीके से ठीक होता है। अब हम जितने मर्जी साल दवाइयाँ खाते रहेंगे वक्ती तौर पे जगह सुन्न हो जाएगी, लेकिन मसला ऐसे रहेगा। इनके लिए बेहतर मशवरा ये है कि एक तो टकोर घर में रोज़ाना करें, मालिश की ज़रूरत नहीं है, तेल की मालिश नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ टकोर रखें, वॉक लाजमी रखें, थोड़ा थोड़ा चलें लाजमी, लेकिन फिजियोथेरेपी प्रॉपर करवाएं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट मैनुअली इनके मसल्स को थोड़ा स्ट्रेच करेगा, वार्म अप करेगा और अपनी सुपरविजन में इन्हें एक्सरसाइज करवाएगा। तो जो मैनुअल फिजियोथेरेपी और साथ जो एक्सरसाइज जो डॉक्टर की सुपरविजन में करेंगे इन्होंने उससे ठीक होना है। इसमें होता ये है कि दूर दराज में हमारे पास एक तो फिजियोथेरेपी के क्लिनिक कम अवेलेबल होते हैं, दूसरे नंबर पर डॉक्टर्स भी पेशेंट जाता भी कम है, या कई दफ़ा डॉक्टर मैनुअल नहीं करवाते जिसकी वजह से रिकवरी रेट कम होता है। आपने देखी आउट ऑफ स्टेशन आ रही हैं, दैट मींस कि इतनी ज़्यादा वहाँ सैचुरेशन नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि आपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एक सेगमेंट है जो एक इम्पोर्टेंस रखता है बोन्स के हवाले से और आपकी मस्कुलर एक्टिविटी के हवाले से। ठीक है, वो सुन रहे होंगे, इंशाल्लाह आपसे रब्ता भी कर सकते हैं। और एक कॉलर हमारे साथ कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, जैसे ही कनेक्ट होता है तो हम उनसे बात करते हैं। तो हम एक्सरसाइज के ऊपर बात ही कर रहे थे। अब मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन भी हमें ज़्यादा कॉल करें जिनको एंटी एजिंग का इशू है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी जी, कहाँ से बात कर रही हैं? पेशावर से। पेशावर से। जी बताइए क्या मसला है, आप क्या पूछना चाह रही हैं? अब मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे रात से जब पहर होते हैं ना, जैसे आधा पहर गुजर जाता है ना, तो मेरे पीछे पट्टों में बहुत खिंचाव पड़ जाता है। ठीक है, कौन से टांगों के पट्टों पे कहाँ खिंचाव आता है? कमर के पट्टों पे खिंचाव आता है कि टांगों पे? ठीक है, सही है। और लेकिन मेरे जो सर में आवाज जो है ना बहुत ज्यादा आई थिंक ब्रेक हो रही है। आवाजें आती हैं ऐसे। जी आप फिर एक बार बताएं कि आपको खिंचाव कहाँ आता है? पीछे पट्टों में, जैसे गर्दन के थोड़ा सा नीचे बैक साइड पे। ठीक है ठीक है, गर्दन के पास कह रही है। ठीक है, एज पूछ लें। और अगर हाँ, एज आप उम्र क्या है आपकी? 40। अच्छा, इसमें ये होता है कि घरेलू खवातीन है ना स्पेसिफिकली, क्योंकि उनके सारे दिन के काम ऐसे हैं कि उन्होंने आगे झुक के करना है, बर्तन आगे झुक के धोने हैं, खाना आगे झुक के, बच्चों को ख्याल रखना है, तो आगे ही झुकना है, जिसमें हमारी गर्दन ऊपर नहीं रहती, जिसकी वजह से ये वाले हमारे गर्दन के पट्टों में खिंचाव आ जाता है। हमारे जो सर का वजन है अल्लाह पाक ने 12 पाउंड बनाया है, हर 1 इंच आगे होने पे एडिशनल 10 पाउंड इंक्रीज हो जाता है। और जिस मोबाइल बैठे हुए देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, तो नीचे आटा गूंद रही हैं आप, आपके सर का वजन 42 पाउंड आपके मसल्स को फील होता है, जिसकी वजह से मुसलसल खींचने की वजह से कड़ाव रहता है। इसमें यह है कि एक तो ब्रेक लाजमी लें, घर के अपने किचन में या वर्क स्टेशन पे पास चेयर लाजमी रखें, 15 मिनट बाद 1 मिनट के लिए बैठें लाजमी। दूसरे नंबर पर रात को जब भी सोने लगे पेट के बल लेटें, हाथ इस तरह रख के, इसको हम कहते हैं बेबी पोज। अगर आप पेट के बल लेटेंगे, आपका हाथ इधर होगा, तो हो ये रहा है कि सारे दिन में आप ऊपर तो देख ही नहीं रहे, लेकिन ये पोजीशन बिल्कुल उसी को मिमिक कर रही है कि आप उल्टा लेटे हैं। पेट के बल लेट के हाथ इस तरह रख के आपने लेटना है। इससे ये होगा कि आपके गर्दन का जो खम खराब हो रहा है वो वापस रिवर्स होगा और ये पट्ठों में अकड़ाव कम होगा। कुब निकलने की वजह भी आई थिंक यही है, यही वजह कुब निकलने की। और गलती ये करते हैं हम कि इन पट्ठों की मालिश करते हैं, जिसकी वजह से अकड़े हुए पट्टे नरम होते हैं, जिससे आपका सर मजीद आगे कुब बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें रात को जब भी लेटें 15 से 20 मिनट इस पोजीशन में लेटें, बेहतरी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी कहाँ से बात करें? जी कराची सुपरावे फकीरा बोर्ड से। जी क्या नाम है? जी अख्तर खान काकड़। अख्तर खान काकड़, कराची सुपर हाईवे से। जी क्या पूछना चाहेंगे?
जी मैडम, मेरा ये क्या नाम है, रील की जो आखिरी हड्डी है ना, यहाँ से लेके पाँव के क्या नाम, पाँव तक लेके मेरे ये पट्टों में दर्द हो रहा है। मैं इससे पहले मैं 5 से 6 साल पहले मैं वर्जिश करता था, तो वर्जिश में मैं जैसे 5-6 साल सही चल रहा था मेरा। जब मैंने वर्जिश करते करते, तो मैं जब एक वर्जिश छोड़ के दूसरा करता था, तो फिर उसमें मेरे को क्या कहते हैं, पट्टों में एकदम खींच के, हमारे पट्टे मेरे खींच के आते थे, एकदम सख्त हो जाते थे पट्टे मेरे। ठीक है। तो अब आप वर्जिश नहीं कर रहे? जी, अब आप वर्जिश नहीं कर रहे? नहीं, अभी वर्जिश मैंने छोड़ दी। फिर मैं क्या कहते हैं, मकान बनाना शुरू कर दिया, तो मैंने मजदूरों के साथ बेंचे लगाना शुरू किया। तो फिर उसमें से काफी ज्यादा दर्द हो गया और टांगे मेरे सुन हो जाते थे। जब मैं खड़े होकर टांगे सुन हो जाते थे, या मैं चलता तो टांगे बिल्कुल टूट जाते थे मेरे इस तरह। हाँ, चलते चलते टांगे बिल्कुल क्या कहते हैं, सुन हो जाते थे मेरे। कोई एक्सरे MRI वगैरह करवाई इन्होंने? जी हाँ, करवाई थी जी। MRI में क्या आया था? हमारे में यह है, कहते हैं आपकी जो रील की जो हड्डी है ना, उसमें कहते हैं आपका जो क्या नस है वो दबी हुई। हाँ, ये नर्व कंप्रेशन की वजह से ही होता है, और इनके लिए बेहतर हल ये है कि जब भी नर्व कंप्रेस होती है, इसकी रिकवरी स्लो होती है। जब भी नस दबती है वो फ़ौरन से ठीक नहीं होती और दवाई से ठीक नहीं होती। इनको चाहिए ये कि प्रॉपर फिजियोथेरापी कम अज़ कम भी 4 से 6 महीने वक्फे से लाजमी करवाएं। चूँकि ये बेंडिंग और ट्विस्टिंग की मूवमेंट करते रहें, जिस मैंने बताया बेलचे से करते रहें, और उसके बाद वर्जिश ने मसला हुआ है, इनके लिए फ़िलहाल सेफ़ चीज़ ये है कि वॉक करें, घर में खुद से टकोर करें। इसके अलावा सारा काम डॉक्टर का है, जो कि पहले महीने डॉक्टर अपनी सुपरविजन में एक्सरसाइज करवाएगा, उसके बाद ये घर में खुद करेंगे। लेकिन अगर तो आप इसकी प्रॉपर फिजियो नहीं करवाते, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, नर्व का कंप्रेशन बढ़ता रहेगा, तो फिर ये चीज़ सर्जरी की तरफ जाती है। फिर सर्जरी के बगैर नहीं ठीक होता। और एक और गर्म पानी की करनी है, गर्म पानी की बोतल से ना, रबड़ की बोतल, वार्म बैग मिल जाता है, उससे करें। लेकिन अगर अभी से इस पर कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करेंगे, बाद में फिर इसकी सर्जरी होनी है, और जब सर्जरी होती है तो कमर उस तरह मजबूत नहीं रहती पहले जैसे। इसलिए कोशिश करें कि अभी से फिजियोथेरापी शुरू करवाएं, 4-6 महीने का चिल्ला काटें वर्जिशों का, इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आ जाएगी। अख्तर खान काकर साहब सुन रहे हैं कराची से, उनके लिए मशवरा जो है सलमान ने दे दिया है जी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? कोयटा से बात कर रहे हैं, मोहम्मद सत्तार। कोयटा से बात करें मोहम्मद सत्तार साहब। जी मोहम्मद सत्तार साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहूँगा कि मेरी बीवी के ऐसे जिस्म में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, इसका कोई ऐसा हल बता दे आसान सा। आपकी बीवी के जिस्म में दर्द रहता है, पट्ठों में दर्द रहता है, कोई उनको उनके एक्सरेज हुए में? क्या उम्र है उनकी? उम्र 25 से 26 साल है। 26 साल उम्र है। और कोई डॉक्टर के पास गए हैं एक्सरे वगैरह करवाने? जी डॉक्टर के पास गए हैं, वहाँ कोई गोलियां वगैरह दे देते हैं, तो फिर जब गोलियां खाते हैं तो ठीक हो जाती है, अगर गोलियां नहीं खाते तो फिर वही हाल है। नहीं, ये भी इनकी ना फिजिकल पेन्स हैं, और इसके काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं कि दर्द हो क्यों रही है। आयरन डेफिशिएंसी से भी दर्द होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, उसके बाद फटीग, उसके बाद पोस्चर कैसा है, ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर हैं जो कि दर्द पैदा करते हैं। दवाई की मिसाल ऐसी है कि दवाई जब भी ये लेते हैं, दिमाग या वो जगह सुन्न हो जाती है, आपको दर्द महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे उसका असर कम होता है फिर 8 घंटे बाद दर्द निकल आती है। और इसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल आपके मैदे, जिगर, इस चीज़ को भी नुकसान देता है। तो इनको चाहिए ये कि ये फिज़िकल इशू है, मैकेनिकल इशू है, तो ये मैकेनिकल तरीके से, फिजिकल तरीके से बेहतर होगा। तो फिजिकल मेडिसिन इनका हल है। तो इनको चाहिए ये कि कुछ हफ्ते अपनी वाइफ को फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। अच्छी फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट उनको एक दफ़ा आइडेंटिफाई करेंगी, असेस करेंगी, फिर उनकी थेरेपी करेंगी। लेकिन ये है कि थेरेपी जब भी करवानी है तो ज़हन में रखना है कि शुरुआत में कुछ दिन अकड़ाव बढ़ेगा, उसके बाद बेहतरी आना शुरू होगी, क्योंकि ये मस्कुलर वीकनेस की वजह से ज़्यादातर इस तरह के मसाइल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान फिरोज़ हमारे साथ थे, जो कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हैं, और बहुत सी कॉल्स हमें आई हैं। हम जो कॉल्स नहीं ले सके, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको शामिल करेंगे। मगर यही है, जो लोग हमें आउट सेशन कॉल कर रहे हैं, वो लोग प्लीज़ फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके अपनी पेन को रूल आउट करवाएं, क्योंकि बड़े कॉस्मो सिटीज़ में तो फिजियोथेरेपी जो है वो अवेलेबल है, मगर जो एरियाज़ हैं जहाँ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हैं, उनको बड़े शहरों में जाना पड़ सकता है। तो मिलेंगे व्यूअर्स अगले वीक नए प्रोग्राम के साथ। आज का प्रोग्राम को कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे सोशल पेजेस पे जाइए, न्यू पाकिस्तान पर जाके जी कमेंट भी करें, और उसको दोबारा भी आप देख सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।